हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स का पार्ट। तो देखिए, मोस्टली एक ही वीडियो में सारा पार्ट कवर हो जाएगा, फिर भी टॉपिक रह जाता है तो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद इसके एमसीक्यूज आएंगे ई फाइलिंग के, जो कि एडवांस टैक्स के साथ कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एडवांस टैक्स के भी एमसीक्यूज नहीं कराए, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद आपका इनकम टैक्स का पूरा टॉपिक एंड। तो देखिए, बस आपको रिवाइज करना है। अगर कुछ अमेंडमेंट होंगे तो मैं एग्जाम से पहले कवर करा दूंगा, क्योंकि ये जनरली मैंने असेसमेंट 2021 के अकॉर्डिंग कराया है। तो आपको पता है कि बीच में बहुत सारे चेंजेस भी हुए होंगे, तो जनरली उसको भी कवर कर लेंगे पर एग्जाम से जनरली पहले। अभी तो आप ये रिवाइज कर लेना। अब देखिए, ई फाइलिंग की बात कर रहे हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की बात कर रहा है, तो जनरली आप क्या करोगे, इनकम टैक्स साइट पे खुद को रजिस्टर करोगे। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि आप फॉर्म को सेलेक्ट करोगे, आप किस कैटेगरी में हो। जैसे आप इंडिविजुअल हो, इसके अलावा और भी क्राइटेरिया जो आपको आगे मैं बता दूंगा। तो इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, कंपनी हो, उस अकॉर्डिंग क्या करोगे, फॉर्म सेलेक्ट करोगे। सहज, सुगम, ITR 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से फॉर्म होते हैं, वो सेलेक्ट करोगे उसमें से कोई सा भी। फिर क्या करोगे, फॉर्म को फिल करोगे। जब फिल करोगे तो खुद की डिटेल देनी पड़ेगी, यानी डिटेल ऑफ असेसी, ये जनरली करना पड़ेगा। तो उसमें जनरली क्या आएगा, नेम आएगा, एड्रेस आएगा, पैन कार्ड की डिटेल आएगी, आधार कार्ड की डिटेल आएगी, जनरली ये सारा पार्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए, टोटल टैक्सेबल इनकम, अलग अलग हेड की आपकी इनकम होगी, अलग अलग हेड की, उसकी क्या निकलेगी, टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। टैक्स लायबिलिटी निकलने के बाद आपको पता है कि उस ईयर में आपका TDS भी काटा गया हो सकता है, या आपको TCS, आपसे TCS भी कलेक्ट किया हो सकता है, तो TDS TCS की क्रेडिट मिल जाएगी। एडवांस टैक्स अगर आपने अपनी एस्टिमेटेड इनकम पर जमा करा दिया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो भी जनरली लेस कर दोगे और बाकी क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल आ जाएगा। तो आपने फॉर्म फिल किया, जनरली इसमें सारी डिटेल दे दी जो मैंने बताई। उसके बाद आप क्या करोगे, अपलोड करोगे फॉर्म को। क्या करोगे, अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद क्या होता है, वेरीफाई होता है। क्या होता है, वेरीफाई, जो कि बोल सकते हो कि ITR V बोलते हैं समथिंग, इसमें क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। तो रजिस्टर किया, फॉर्म को सिलेक्ट किया, फिल किया, अपलोड किया और वेरीफाई किया। तो जनरली ये ई फाइलिंग के, वैसे देखिए पेपर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ के लिए क्या होता है, ई फाइलिंग मैंडेटरी होती है। वैसे देखिए, कुछ कुछ के लिए होता है रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ई फाइलिंग से पहले क्या है कि रिटर्न फाइल करो। तो वो किन के लिए मैंडेटरी है, वो जनरली क्या है, दे रखे हैं आगे इस तरीके से। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो इनके लिए मैंडेटरी है। अब इसमें कहीं ई फाइलिंग नहीं दे रखा, लेकिन क्या बोल रहा है, कंपलसरी फाइलिंग है। आगे क्या पता आ सकता है। फिर देखिए, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, ये भी फर्निश करना जरूरी है। जब आपके ये ट्रांजैक्शन दिखने लग गए तो आपको ये फर्निश करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए, फॉर्म्स दे रखे हैं कि कौन कौन से फॉर्म है, जैसे मैंने बताया सहज, सुगम, ये सारे कवर करेंगे। फिर देखिए, मोड्स ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें पेपर रिटर्न भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भी होती है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर भी होता है, उसके बिना भी होती है, लेकिन बाद में आपको वेरीफाई करना पड़ता है, ITR जो मैंने वी बताया उसमें। फिर देखिए, कंपलसरी ई रिटर्न की बात भी कर रहा है कि इनके लिए कंपलसरी ई रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ये जनरली इनके लिए, बाकी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन इनके लिए बोल रहा है। तो बाकी तो क्या कर सकते हैं, पेपर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, या दूसरे तरीके भी, जो ये 4 तरीके दे रखे हैं इसमें से कोई से भी तरीका अपना सकते हैं। तो मोस्टली पेपर रिटर्न ही लोग क्या करते हैं, फाइल कर लेते हैं, लेकिन आजकल तो क्या ऑनलाइन भी हो गया, तो ऑनलाइन तरीके से लोग फाइल करते हैं। बहुत सारी साइट है आ गई। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो आपको पता है कि क्लियर टैक्स नाम से भी साइट है, उसमें भी क्या कर सकते हो, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। बस क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डिटेल ही फिल करनी पड़ेगी। जो पर्टिकुलर ब्लॉक दे रखे होंगे उसमें क्या क्या बता रखा होगा कि जैसे सैलरी की कौन सी है, हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम कौन सी है, कैपिटल गेन की कौन सी है, उसमें आप डिटेल फिल कर लो। इस तरीके से आपका TDS जनरली क्या कटा है वो आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म 26AS में आपकी डिटेल आई जाती है कि कितना कितना आपका TDS से कटा है। उस अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, लेस कर दोगे। देखो, ये पार्ट आ गया। फिर आपका आगे जो आएगा वो आएगा टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट क्या है, तो आपको पता है कि 31 जुलाई नॉर्मल केसेस में, 30 सितंबर कंपनी के केसेस में, लेकिन इसके अलावा देखो 30 नवंबर भी आती है। अलग अलग केसेस दे रखे हैं तो वो भी कवर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं अपन किसकी तरफ, जो अपना दे रखा है फाइलिंग ऑफ रिटर्न अमेंडेड। देखिए क्या बोल रहा है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉलोइंग पर्सन नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ये बोल रहा है, तो कौन कौन से पर्सन है, कौन कौन से असेसी है, उसकी बात कर रहा है। तो देखिए 139 सबसेक्शन 1.a, ए कंपनी और ए फॉर्म इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ इनकम इवन व्हेन वेयर देयर इज ए लॉस। इसका मतलब क्या है कि उन्हें लॉस की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ इनकम ही हो रही हो, प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस भी हो रहा हो, तब भी रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, कंपनी या फर्म के लिए बोल दिया। अब देखिए, ट्रस्ट हो गई, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी हो गई। देखिए, इसका सेक्शन याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी मैचिंग वाले भी आ जाएंगे। तो 4A 4B 4C 139 तो आपको याद ही रहता है। देखिए, ड्यू डेट का सबको याद रहता है 139, एक तरीके से 139 सबसेक्शन 1,
लेकिन आप उसके साथ ये 4A 4B 4C रख लेना, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च, इस तरीके से। ये मैंने लेटर डिस्कस किया, बाद में डिस्कस किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कब इनके लिए फाइलिंग करना जरूरी है। फिर देखिए 139 4D, एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन, इसमें देखिए क्या बोलती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ इनकम इवन वेयर देयर इज ए लॉस। तो ऊपर की तरह, ये कंपनी फर्म की तरह, पर किन किन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या ऐसे टाइप के कोई इंस्टीट्यूशन, बिजनेस ट्रस्ट हो गया और इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, इनके लिए। ठीक है, तो ये लॉस की रिटर्न भी फाइल करेंगे। फिर देखिए बाकी एनी अदर पर्सन, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हम जैसे लोग आएंगे जो ऊपर कहीं कवर नहीं होते, कंपनी फर्म नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो मोस्टली इसमें क्या आ जाएंगे, इंडिविजुअल आ जाएंगे, HUF आ जाएंगे, AOP आ जाएंगे, BOI आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ट्रस्ट इसमें आ गई, ट्रस्ट यहाँ पे भी आ गई, बिजनेस ट्रस्ट यहाँ पे आ गई, पॉलिटिकल पार्टी आ गई, कंपनी फॉर्म आ गई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बचेगा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वेयर इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB, जो कि जनरली किस में आती है, कैपिटल गेन के एग्जाम्शन में आती है, एंड चैप्टर 6A की डिडक्शन जो कि 80C से 80U की है, एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपकी जो इनकम कंप्यूट हुई वो क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम होती है। मान के चलिए, देखिए अभी आपने एक बार एग्जाम्शन वाला भूल जाइए कैपिटल गेन का, मान लो कैपिटल गेन था ही नहीं आपका, तो आपको पता है कि आपकी नॉर्मल जो ग्रॉस टोटल इनकम निकली उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन की थी, हाउस प्रॉपर्टी की थी, अदर सोर्स की थी, तो ग्रॉस टोटल इनकम निकली। फिर आप क्या करते हो, डिडक्शन लेस करते हो 80C से 80U की, वो LIC करवा दी, RPF रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसका पार्ट हो गया। इस तरीके से आपको अलग अलग डिडक्शन मिलती रहती है, 80C की, 80D की, ये सारी आपने कवर करी। उसके बाद आपकी निकलती है टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम जनरली आपकी कम होती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना नहीं पड़ता। जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट होती है, या जिसको आप MEL भी बोल सकते हो, मैक्सिमम एग्जाम्शन लिमिट, तो जैसे मैंने बताया था कि 250 भी होती है नॉर्मल सिटीजन के केस में। फिर आपको पता है सीनियर सिटीजन बताया था, सुपर सीनियर सिटीजन बताया था, तो 3 लाख भी होती है और 5 लाख भी होती है बेसिक एग्जाम्शन लिमिट। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि डिडक्शन से पहले अगर ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन से पहले जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो ग्रेटर देन हो मैक्सिमम एग्जाम्शन लिमिट, यानी कहने का मतलब जो 250 की अब बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है, 3 लाख की है या 5 लाख की है, जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, उससे ज़्यादा अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा, आपको रिटर्न फाइलिंग करना होगा। कह रहे हैं ना, वेयर इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन जो दे रखे हैं एंड चैप्टर 6 से, उससे पहले जो इनकम है अगर वो एक्सीड करती है ग्रेटर देन मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, मतलब बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को क्रॉस करती है, तो तब जाके आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए बोल रहा है कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये किन के लिए कंपलसरी है, तो ये बता देता हूँ। देखिए इसको क्या करता हूँ, सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि इसमें जनरली बात कर रहा है एक ऑर्डिनरली रेसिडेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और जनरली बोल रहा है कि उसका चाहे इनकम का पार्ट हो चाहे लॉस का पार्ट हो प्रीवियस ईयर में, चाहे उसका इनकम का पार्ट हो चाहे लॉस का पार्ट हो प्रीवियस ईयर में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट के अंदर, विद इन ड्यू डेट, याद रखना, विद इन ड्यू डेट क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, विद इन ड्यू डेट रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, चाहे उसकी जो टोटल इनकम है वो क्या हो, लेस देन बेसिक एग्जाम्शन लिमिट हो। तो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट मान के चलिए कि उसके लिए 250 की है, उस कैटेगरी में आ रहा है, तो उससे चाहे उसकी टोटल इनकम कम हो रही हो तब भी उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को फाइल करना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर वो होल्ड करता है बेनिफिशियल ओनर के फॉर्म में या कैसे भी, इंडिया के बाहर कोई एसेट, इंडिया के बाहर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, या उसके पास एक साइनिंग अथॉरिटी है, जो भी इंडिया के बाहर एसेट लोकेटेड है उसकी साइनिंग अथॉरिटी उसके पास है, इंडिया के बाहर कोई ऐसी उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी साइनिंग अथॉरिटी उसके पास है, या बेनिफिशियल ओनर है, जैसे हम बोलते हैं ना एक ट्रस्ट हो गया, उसकी ट्रस्टी हो गई, उसका ट्रस्टी हो गया, तो वो बेनिफिशियल ओनर के फॉर्म में होता है क्योंकि बेनिफिट उसके पास ही जाते हैं। तो वैसे ही मान के चलिए कि इंडिया के बाहर कोई ट्रस्ट है उसकी, और उसका बेनिफिशियल ओनर वो इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनी पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कह रहा है ना, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो नहीं होगा, तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट ही होगा। क्या होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही होगा। शेल फर्निश ए रिटर्न विद इन ड्यू डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट इज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जाम्शन लिमिट, तो यही बता दिया, और डज नॉट हैव एनी टैक्सेबल इनकम, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है,
तब भी वो रिटर्न फाइल करेगा इफ़ ही होल्ड्स एज ए बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। बाहर की जो भी एंटिटी है, कह रहा है ना लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो बाहर की किसी कंपनी में उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई बैंक अकाउंट है, ऐसे हो सकता है। और एज साइनिंग ऑथोरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या किसी और का बाहर बैंक अकाउंट है, उसके बिहाफ पे उसके पास साइनिंग ऑथोरिटी है इंडिया में। और इज ए बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो कोई बाहर प्रॉपर्टी है, बाहर कोई बैंक अकाउंट है, या किसी और का बैंक अकाउंट है, उसका वो बेनिफिशियल ओनर है, या किसी और की प्रॉपर्टी है जिसका वो बेनिफिशियल ओनर है यहाँ पर, या उसके पास एक साइनिंग अथॉरिटी है, तब जाकर उसको फाइलिंग करना जरूरी है। इसी तरीके से देखिए न्यू पार्ट आया जिसमें क्या बोल रहा है, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब देखिए इसमें चाहे आप खर्चा भी करते हो तब भी आपको रिटर्न फाइल करना है। इसी तरीके से आपका बैंक में अमाउंट जमा है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यहाँ पे क्या बोल दिया, ए पर्सन अदर देन फर्म एंड कंपनी, फर्म एंड कंपनी को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि देखिए देखना कि फर्म एंड कंपनी को तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ये बोल रहा है पर्सन अदर देन फर्म एंड कंपनी हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न एज पर अफोर्सेड प्रोविजन एंड हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब देखिए जैसे मेरे से बात करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जनरली रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ट्रांजेक्शन जो बैंक अकाउंट में दिख रहे हैं या मेरे करंट अकाउंट में दिख रहे हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा के दिख रहे हैं। मैं जो खर्चे कर रहा हूँ वो 1 लाख से ज़्यादा के हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, या जो मेरे टोटल खर्चे हो रहे हैं ट्रैवलिंग के बाहर की कंट्री में वो 2 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं, तो भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, तो जनरली उस केस में आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज़ डिपॉजिटेड एन एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। तो मेरा अगर किसी पर्टिकुलर बैंक में 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है जो कि करंट अकाउंट है, और मैं एग्रीगेट पिछले साल के दौरान टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा जमा करा देता हूँ, तो रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। हैज़ इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री। खर्चे कर लिए 2 लाख से ज़्यादा के खुद के लिए या किसी और के लिए जो कि क्या कर रहा है, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहा है। इसी तरीके से देखो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा कर लिया, हैज़ इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख टुवर्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। छोटी मोटी फैक्ट्री ओन करके बैठा हूँ, फर्म कंपनी नहीं हूँ, ठीक है, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा है, या पता नहीं इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ करके जाएगा, तो कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, पर्टिकुलर सोर्स छुपा रहा होगा, ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है लेकिन सोर्स छुपा रहा है। तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा के इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कौन कर सकता है, कोई पर्टिकुलर ऐसा ही पर्सन करेगा जो कि अपने उसको बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा होगा, तो जानबूझ के छुपाने का काम कर रहा है, ऐसा हो सकता होगा। तो उस केस में जनरली क्या है, जब हायर ट्रांजेक्शन इस टाइप के आते हैं तो रिटर्न फर्निश करना जरूरी होती है। वैसे देखिए क्या बोल रहा है, फुलफिल सच अदर कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो गवर्नमेंट अपने क्या करेगा, नोटिफिकेशन के थ्रू या सर्कुलर के थ्रू क्या करेगा, उस टाइप की और कंडीशन भी इसमें जोड़ सकता है, और भी कंडीशन जोड़ सकती है। शैल फर्निश ए रिटर्न ऑफ हिज इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एंड सेटिंग फॉर सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। इसका मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल रिटर्न भरते हैं उस टाइप से उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी, जो भी पर्टिकुलर फॉर्म में वो आ रहा होगा, जैसे मैंने बताया ITR 1, 2, 3, 4, वो सब कुछ करना पड़ेगा, अपनी डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, और वेरीफाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए बोला इलस्ट्रेशन वेदर फॉलोइंग एसेसी इज कंपलसरी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम और नॉट। तो आप देख सकते हैं ये जनरली इसी से रिलेटेड है, ये जो मैंने ऊपर पढ़ा है, तो एक बार आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए असेसी है मिस्टर एक्स, उसकी टैक्सेबल इनकम डिडक्शन से पहले देखिए आ गया 5 लाख की है। अब देखिए मान के चल रहे हैं कि जो मिस्टर एक्स है उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000 की। कितने की है, 2,50,000 की। तो उस केस में रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न और नॉट, हम बोलेंगे यस, जरूरी है। तो जनरली वो इन एनी अदर केस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इन एनी अदर केस वाले में आ जाएगा, एनी अदर पर्सन के केस में आ जाएगा। 139 सबसेक्शन 1.b। देखिए मिस्टर वाई जिसकी टैक्सेबल इनकम क्या है, डिडक्शन से पहले 30 की है। जैसे मान के चलिए मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मेरी इतनी इनकम नहीं हो पाती, तो मैं फाइल करता हूँ कि रिटर्न नहीं करता। लेकिन देखिए क्या मैं कर नहीं सकता, क्या हाँ कर सकता हूँ, तो मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूँ वॉलंटरी। हम कंपलसरी की बात करें तो कंपलसरी जरूरी नहीं है यार रखना। तो 9 में देखिए स्टार क्यों लगा हुआ है, क्योंकि नीचे देख लीजिए असेसी कैन फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम वॉलंटरली इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज ऑफ इनकम। उसकी साइज ऑफ इनकम कुछ भी हो वो क्या करेगा, वॉलंटरी फाइल कर सकता है। तो चाहे उसकी क्या है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम भी इनकम है तब भी वो फाइल कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि मैं भी फाइल कर रहा हूँ इस ईयर में, तो मैं कर सकता हूँ। इस ईयर में 1920 की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर असेसमेंट 2021, इसमें मैं अभी फाइल कर रहा हूँ। आपको पता है कि जैसे 10 जनवरी थोड़ी डेट बढ़ा दी गई है, तो उसके अंदर आप फाइल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है ऑप्शन पे, तो जैसे मैं भी फाइल कर रहा हूँ आप भी फाइल कर सकते हो, आगे बेनिफिट मिल जाता है। देखिए फिर देखिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड है।
अब देखिए कंपनी की बात कर रहा है तो कंपनी के केस में तो क्या है, साइज ऑफ इनकम कुछ भी हो, मैंने ऊपर बताया था इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ इनकम, चाहे लॉस भी हो रहा हो, चाहे इनकम कम हो, चाहे लॉस हो रहा हो, तब भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ये पार्ट आ गया। अब देखिए हमने कोई ई रिटर्न नहीं बोला, हमने क्या बोला, नॉर्मल रिटर्न फाइल करना जरूरी है, तो पेपर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब किन के लिए ई रिटर्न कंपलसरी होगा वो तो मैंने यहाँ पे बता दिया, कंपनी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फर्म या एलएलपी या इंडिविजुअल एचएफ जो कि टैक्स ऑडिट में आते हैं, किस में आते हैं, टैक्स ऑडिट में, तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, डिजिटल साइन के साथ, डिजिटल सिग्नेचर भी करवाने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखिए फॉर्म या रिटर्न ऑफ इनकम दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, रूल 12 प्रोवाइड्स फॉलोइंग फॉर्म फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर डिफरेंट असेसी। ITR 1 सहज की बात कर रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे इंडिविजुअल जिसकी सैलरी की इनकम हो, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, डज नॉट हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ऐसे कोई भी कैरिड फॉरवर्ड लॉस करके जो आपके इस साल पड़े हो ऐसे लॉस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बोल रहा है कि उसकी अदर सोर्स की हो, इंटरेस्ट डज नॉट हैव एनी लॉस अंडर द हेड, तो इंटरेस्ट किस में आएगा, जनरली अदर सोर्स की इनकम में आएगा, बट एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी और इनकम फ्रॉम रे सोर्स, इसको छोड़ के। तो देखिए अदर सोर्स की इनकम है जिसमें इंटरेस्ट की इनकम बोल दिया, और बोल रहा है कि इस हेड में कोई लॉस नहीं होना चाहिए इसके अलावा, बट एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी और इनकम फ्रॉम रे सोर्स। तो ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट एटसेट्रा, लेकिन इसको छोड़ के, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी या रे सोर्सेज, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, बैटिंग, इनसे रिलेटेड पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उस पर तो अलग से ही लग जाता है। एंड हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, तो जनरली क्या है, आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम होनी चाहिए, एंड जो इनकम है वो अप टू कितनी होनी चाहिए, 50 लाख, तब आप ITR 1 भर सकते हो, यानी सहज फॉर्म भर सकते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सहज फॉर्म तो आपको सहज फॉर्म का फॉर्मेट दिख जाएगा, कुछ भी नहीं है, पर्सन को अपनी डिटेल भरनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जैसे मैंने बताया, रजिस्टर्ड एड्रेस से भरना, उसके बाद जैसे जैसे डिटेल लिखी होगी भरना पड़ता है। लेकिन देखिए कि आपको नॉलेज नहीं होती इसलिए आप भर नहीं पाते हो कि पर्टिकुलर सेक्शन में क्या दे रखा है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको टिक करना होता है नो, या आपको टिक करना होता है यस, आप गलती से उसका उल्टा कर लेते हो। तो आप किसी प्रोफेशनल से ही फिल कराइए या जिसको एक तरीके से समझ में आता है। ITR 2 फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप, तो देखिए इंडिविजुअल HUF जो कि क्या कर रहे हैं, बिजनेस या प्रोफेशन कैरी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए याद रखना कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करता है तो इसमें कौन सा पर्सन आता है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट आता है, ठीक है, क्या आता है, और जिसने बेसिक और आपको पता है एडिशनल कंडीशन जो मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस में बताया था वो पूरी करी है, तो जनरली इसमें ये आता है ITR 1 में। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल HUF की बात कर रहा है लेकिन जिसका कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है। ITR 3 में क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल HUF जिसका बिजनेस या प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम ए प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन, इसकी बात कर रहा है। फिर ITR 4 जिसमें सुगम की बात कर रहा है, देखिए नाम से पता चल रहा है सुगम, यानी इसमें ज़्यादा डिटेल फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो ये उन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है जिसने प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पर अपना टैक्स पे किया है। प्रिजम्पटिव इनकम आपको पता है, मैंने बताया था 44 AD, 44 ADA ये भी था, और 44 AE भी था, ठीक। तो जैसे 44 AD बिजनेस से रिलेटेड, ADA प्रोफेशन से रिलेटेड, इस तरीके से बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप अपनी टर्नओवर सेल का पर्टिकुलर 8% या रिसिप्ट का 50% क्या करते हो, प्रिजम्पटिव इनकम मान लेते हो और उस पर जनरली टैक्स पे करते हो, तो उस केस में आपको सुगम में भरना पड़ेगा ITR 4 में। फिर देखिए ITR 5 में क्या बोल रहा है, फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। देखिए तो जनरली इसमें यही तो बोल रहा है कि अदर देन इंडिविजुअल, इसको छोड़ के, HUF को छोड़ के, कंपनी को छोड़ के, और जो पर्सन क्या कर रहे हैं ITR 7 में फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो ITR 7 में देख लीजिए, फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D 4F जनरली दे रखा है। आप ऊपर देख सकते हो कि जब शुरू में पार्ट कवर कराया तो इसमें आप देख सकते हैं 4A 4B 4C 4D 4F क्या है, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च, यूनिवर्सिटीज़ और इन्वेस्टमेंट फंड, इसकी बात कर रहा है, तो उनका अलग से ITR 7 में आ रहा है, तो उस केस में उनको छोड़ के बाकी जो भी पर्सन आ रहे हैं वो ITR 5 में आ जाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात कर रहा है। अब आपको पता है कि अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा की है, टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा की है, तो उस केस में ITR 1 नहीं होगा। तो फिर कोई और देखिए कि वो पर्सन क्या है, अगर वो पर्सन एक इंडिविजुअल है, अगर वो एक पर्सन इंडिविजुअल है तो वो किस पर्टिकुलर पार्ट में आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, इनको छोड़कर वो सारी कंपनीज ITR 6 में आ जाएगी। वैसे ITR 7 बता दिया, वैसे ITR 5 देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म
वेयर द डेटा ऑफ द फोर्सेड रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। इसका मतलब क्या हो गया, जो पर्टिकुलर रिटर्न होगी जितनी भी, ये तो ऐसे तो रिटर्न यहाँ तक ही है, लेकिन जो ITR-V दे रखा है इसमें क्या बोल रहा है कि एक वेरिफिकेशन फॉर्म है एक तरीके से, कि आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिकल रिटर्न ई रिटर्न फाइल करी है वो बिना डिजिटल सिग्नेचर के फाइल की है, तो तब आपको ITR-V में वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर करवा लिए होते, ले लिए होते एक तरीके से, तो उस केस में आपको ITR-V की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वेरिफिकेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी देखिए यहाँ पे मोड ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न में क्या दे रखा है, पेपर रिटर्न। और देखिए यार ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली इसमें पूछ लिया जाता है ITR-1, ITR-2, ITR-3, तो एक बार एग्जाम के लिए ज़रूरी है, देख के चले आना। फिर देखिए मोड ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहा है तो इसमें पेपर रिटर्न है, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न विद डिजिटल सिग्नेचर, जो मैंने आपको बताया कि जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गया आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तभी देखिए सी केस में क्या दे रखा है, ट्रांसमिटिंग द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। तो मैंने क्या बताया, पहले आप रजिस्टर करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, फॉर्म सेलेक्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फॉर्म को अपलोड करोगे, अपलोड के बाद क्या करोगे, आप उसको वेरीफाई करवाओगे, क्या करवाओगे, क्योंकि आपने उसके डिजिटल सिग्नेचर नहीं करवाए। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसमिटिंग द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न इन फॉर्म ITR-V। तो आप क्या करोगे, लास्ट में वेरीफाई करवाओगे। देखिए प्रोसेस पूछ लिया आता है एग्जाम में, पूछ भी लिया गया है, तो एक बार ये भी जरूर देख लेना। डी, ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एक कोई इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जैसे वेरिफिकेशन का पार्ट होता है, वैसे ही क्या हो रहा है, ई रिटर्न के साथ आप इलेक्ट्रॉनिकल वेरिफिकेशन कोड के अंदर डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो। तो ये भी तरीका हो गया। अब देखिए मेन आ गया कंपलसरी ई रिटर्न किसके लिए, तो एग्जाम के लिए याद रख लेना, कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी, फर्म, LLP, इंडिविजुअल HF के लिए कब है, जब वो ऑडिट के दायरे में आते हैं। टैक्स ऑडिट लास्ट ईयर क्या है उनकी, जनरली टैक्स ऑडिट हो रखी है, ऑडिट अंडर सेक्शन 44A भी रिक्वायर्ड, तब उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी डिजिटल साइन के साथ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंडिविजुअली HF वेयर टोटल इनकम असेसेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर, सुपर सीनियर सिटीजन है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और whose income does not exceed 5 लाख and no refund is claimed in the return of income, जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है और उसने कोई भी रिफंड क्लेम नहीं किया अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में। तो क्या बोल रहा है, एनी ऑफ द गिवन मोड। एनी ऑफ द गिवन मोड का मतलब क्या, ऊपर कोई सा भी मोड हो सकता है। पेपर रिटर्न भी सेलेक्ट कर सकता है कि भाई एक फॉर्म क्या करेगा, अपलोड करेगा, फॉर्म आ गया उसके पास मैनुअली, उसको फाइल करेगा और गवर्नमेंट में जमा करा के आएगा डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी है, ठीक है। एनी अदर पर्सन, इसके अलावा जो भी पर्सन है, एनी मोड अदर देन पेपर मोड बोल दिया। तो बोल रहा है इसके अलावा जो पर्सन है, जैसे हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल HF जिसकी इनकम क्या हो रही है 5 लाख से ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, एनी मोड अदर देन पेपर मोड, तो उसको ई रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारे तो ई रिटर्न से रिलेटेड ही देख सकते हैं। ये ई रिटर्न से रिलेटेड है, ई रिटर्न है, ये ई रिटर्न ऑप्शन दे रखे हैं बस, कि एक में डिजिटल सिग्नेचर है, एक में क्या है वेरिफिकेशन का पार्ट है क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर साइन नहीं करें, और डी वाले पार्ट में क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू हो रहा है, पर इसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली पार्ट है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ए रेसिडेंट HUF अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो मैं बोल सकता हूँ इंडिविजुअल HUF जो रेसिडेंट है, जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मस्ट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली, मस्ट फाइल मतलब फाइल करेगा, इफ़ ही और इट हैज़, और देखिए रखना विद और विदाउट डिजिटल साइन, डिजिटल साइन के साथ या बिना डिजिटल साइन के। अगर बिना डिजिटल साइन के साथ कर रहा है तो वेरीफाई करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर उस इंडिविजुअल HF की एसेट क्या है, इंडिया के बाहर लोकेटेड है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, बताया मैंने, जैसे मैंने बताया था प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, या उस प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी उसके पास है, कह रहा है साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये पार्ट हो गया। फिर देखिए क्या बोला थर्ड में, फर्दर एनी पर्सन हु हैज़ क्लेम्ड एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A और 91 इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, यानी वही इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात कर रहा है। एक बार आपको दिखाई देता हूँ रिलीफ की बात, देखिए रहा, मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की PDF में आ चुका हूँ। तो देखिए ये बायलैटरल रिलीफ का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने बताया 91 वाला पार्ट, ये यूनिलैटरल रिलीफ का पार्ट है, कि जब कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी नहीं हो, मैंने आपको बताया था बायलैटरल रिलीफ का एग्रीमेंट नहीं हो, तो जो रेजिडेंसी रूल के अकॉर्डिंग जो कंट्री होती है, जैसे इंडिया की बात कर रहे हो, तो वही क्या कर देगी, यूनिलेटरल रिलीफ प्रोवाइड कर देगी उस पर्सन को जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसका टैक्स लग रहा है, बाहर टैक्स लग के आ गया, तो जनरली यहाँ पे उसको रिलीफ मिल जाएगी। तो देखिए यही यहाँ पे बोल रहा है कि फर्दर एनी पर्सन हु क्लेम्ड एनी रिलीफ
90, 90 और 91 इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहा है जनरली आपका, तो उस केस में आपको ई रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी। फॉर्म ITR1 कैन नॉट बी यूज्ड बाय ए पर्सन। अब देखिए ITR1 कौन सा था, जिसमें मैंने क्या बताया कि आपकी सैलरी की इनकम हो, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की हो, जिसमें आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को आगे नहीं लेके आ सकते, नहीं है आपके अदर सोर्सेज की इनकम हो जिसमें इंटरेस्ट की इनकम है, लेकिन लॉटरी की इनकम फ्रॉम रेस सोर्सेज की ये नहीं ली जाएगी, एंड हैविंग टोटल इनकम क्या अप टू 50 लाख, तो उस केस में आप ITR1 फाइल करोगे, ये बोल दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि फॉर्म ITR1 ये यूज़ नहीं कर सकते कौन, जो कि एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और साथ में क्या कंडीशन है, जिसकी एसेट इंडिया के बाहर है, वही फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है, और साइनिंग अथॉरिटी भी क्या है उसकी इंडिया की बाहर है, और जो इनकम फ्रॉम सोर्स है कोई भी वो इंडिया के बाहर का है। इंडिया के बाहर उसने क्या कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट मिलता है। वैसे मान के चलिए प्रॉपर्टी है यानी जो सिक्योरिटीज़ है उसका इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉपर्टी है तो उसको रेंट पे दे रखी है, उसकी इनकम जनरेट होती है। तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया है, कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, तो उस केस में ITR1 वो फाइल नहीं कर सकता, ये बोल रहा है। हैज़ क्लेम्ड एनी रिलीफ ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 90, 98 डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 91। ये देखिए मैंने बताया था अभी आपको कि फॉर्म ITR1 कौन फाइल नहीं कर सकता, एक तो ये पर्सन ए, फिर देखिए ये पर्सन नहीं कर सकता जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, वो नहीं फाइल कर सकता, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, जिसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो अंडर सेक्शन 115 BBDA। तो देखिए ये जो 115 BBDA मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है डिविडेंड इनकम की बात करता है, तो आपको पता है कि टैक्सेबल क्यों हो गई, क्योंकि डिविडेंड इनकम जो है वो 10 लाख से ज़्यादा की हो गई। आपको मैंने बताया था डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है 10 लाख तक का एग्जाम्प्ट है, और उससे ज़्यादा जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो बोल रहा है हैज़ इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBDA और हैज़ इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 115 BBE। जनरली देखिए इसकी जब आप पार्ट देखोगे तो ये अनडिस्क्लोज सोर्स की बात करेगा, जैसे आपने पढ़ा था ना अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, ये कवर किया था, या ऐसे खर्चे जो आपने दिखाए नहीं है तो उस पर क्या लगता है 60% टैक्स लगता है, प्लस उस पर सरचार्ज लग जाता है 25%, प्लस उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से ये समथिंग लग के अराउंड 82 या 83.5 समथिंग टैक्स तक जा सकता है अगर मैं सारा पार्ट मिला के चलूँ तो देखिए जनरली क्या होता है कि जो इनकम इस टाइप की अगर दे रखी है अनडिस्क्लोज टाइप की, तो जनरली तब भी हम क्या बोलेंगे कि ITR1 वो फाइल नहीं करेगा। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। वैसे देखिए क्या बोल रहा है फॉर्म ITR4 जो कि क्या था आपका सुगम का था, हाँ सुगम का था, प्रेजेंटिव इनकम की बात कर रहा था बिजनेस एंड प्रोफेशन की, तो वो कौन फाइल नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है फॉर्म ITR4 कैन नॉट बी यूज बाय ए पर्सन हु, सेम बोल रखा है एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एंड हैज सेम टू सेम लाइन बोल रखी है जो ऊपर बताई। फिर देखिए B लाइन भी सेम है, एग्रीकल्चर इनकम की भी सेम लाइन है, इनकम टैक्सेबल भी सेम है 115 BBDA और 115 BBE दे रखा है। देखिए जब आप देखना 1 वाला पार्ट तो उसमें एक ये पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया था ITR1 कब फाइल कर सकते हैं, जब आप वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स में आ रहे हो एंड आपकी जो इनकम है वो अप टू 50 लाख है। अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते। तो ये जनरली आ गया। फिर क्या बोल रहा है वेयर एन असेसिस रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, जो कि 10, 23C4 उसमें दे रखी है, 5 में दे रखी है, 6 में दे रखी है, 6A में दे रखी है, सेक्शन 10A में दे रखी है, सेक्शन 12A 1B में दे रखी है, सेक्शन 44AB। देखिए जनरली जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए उनसे रिलेटेड क्या है, एक तरीके से उनको एग्जम्पशन मिल रही है कि उनको अपनी इनकम पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने टोटल इनकम का 85 एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, 15% वो रिटेन कर सकते हैं लेकिन उसको भी बाद में क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो एक तरीके से उनको अपनी 100% इनकम को खर्च करना पड़ता है। तो बोल रहा है कि उन्होंने अपनी ऑडिट करवा रखी है कि हमने ये खर्चे कर रखे हैं। तो जब असेसी ने क्या करा, व्हेन असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, जो कि इनमें स्पेसिफाइड कर रखी है सेक्शन 10A में, सेक्शन 44AB टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा, प्रोफेशनल रिसिप्ट जो भी है, ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा, तो आपको ऑडिट करवानी पड़ती है इंडिविजुअल HUF को। सेक्शन 80IA, 80IB, 80IC ये तो डिडक्शन से रिलेटेड अलग स्पेसिफिक बिजनेस थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपका बिजनेस, ठीक इस टाइप के, या आप पर्टिकुलर ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तब जाके आपको डिडक्शन मिल रही है, जो कि पर्टिकुलर इन सेक्शन में अलग से थी। तो 80ID, 80JJAA, सेक्शन 80LA, सेक्शन 92E और सेक्शन 115JB, ही शैल फंड इज द सेम इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसको ई रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम सेड रिपोर्ट द रिटर्न शैल पेपरलेस। तो ये बोल रहा है कि जो ये रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट, ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी पड़ेगी और रिटर्न भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी पड़ेगी। बोल रहा है इस रिपोर्ट के अलावा जो ऑडिट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली है उसके अलावा रिटर्न भी ई फाइल ही करनी
पड़ेगी। अब देखिए बोला टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। इसमें क्या बोल रहा है, ए रिटर्न शुड बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द फॉलोइंग ड्यू डेट ऑफ रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। आपको पता है कि मैंने आपको बताया 19-20 में आपने इनकम कमाई तो वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। इनकम जनरेट करी जिसका टैक्स कब देना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर में कंप्यूट होगा। तो जो इनकम कंप्यूट होगी, कैलकुलेट होगी, उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो असेसमेंट ईयर में बनेगी 2021। फिर इसके बाद बोल सकते हो प्रीवियस ईयर आ जाएगा 2021 और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22। इस तरीके से देखते जाना। अभी हम जो देख रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं असेसी क्या है, वेयर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिपोर्ट इन फॉर्म 3CEB अंडर सेक्शन 92E पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो अगर वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहा है और उसको रिपोर्ट फर्निश करनी है इस फॉर्म में, तो उस केस में उसकी ड्यू डेट क्या है, टैक्स जमा कराने की 30 नवंबर, यानी रिटर्न फाइल करने की, ऐसे बोल सकते हैं। वेयर द असेसी इज ए कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 30 सितंबर। तो कंपनी जो नॉर्मल हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी है, चलो ये भी बोल सकते हैं कि जिसके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है, मेन उसकी बात कर रहा है। वैसे देखिए क्या बोल रहा है, एनी अदर एसएससी वेयर अकाउंट ऑफ द एसएससी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ 30 सितंबर। तो इस केस में आपको पता है कि एक कंपनी है जिसके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है, तब भी उसकी 30 सितंबर ही दे रखी है, क्योंकि एक तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करवानी पड़ेगी। वेयर द एसएससी इज ए वर्किंग पार्टनर इन अ फर्म एंड द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ 30 सितंबर बोल दिया। इन एनी अदर केस, किसी और केसेस में क्या है 31 जुलाई। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, इस तरीके से हो गया। और देखिए यार रखना 30 सितंबर उनके लिए भी आ सकती है, जैसे कोई सोसाइटी है तो उनको सोसाइटी एक्ट में ऑडिट करवानी है। देखिए क्या बोल रहा है, वेयर अकाउंट ऑफ द एसएससी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। तो सोसाइटी को सोसाइटी एक्ट में ऑडिट करवानी है, तब उसके लिए डेट हो जाएगी 30 सितंबर। इसके अंदर जनरली क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। और बाकी सारे केस में इंडिविजुअल, HUF जनरली देखते हो तो उनके लिए क्या होता है 31 जुलाई होता है। अब देखिए क्या बोलते हैं, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234F। जहाँ पे आपने ड्यू डेट के अंदर अगर क्या करी, रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उस केस में आपको फाइन देना पड़ता है। तो कितना फाइन है, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड हो जाती है और अगर आप अपनी रिटर्न 31 दिसंबर है उससे पहले फर्निश कर लेते हो तो 5000 रुपये ही लगेगा। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो इन एनी अदर केस का मतलब क्या हो गया, 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हो तो 10,000 रुपये लगेगा। देखिए इसका मतलब ये है कि आपको मैंने बताया प्रीवियस ईयर, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1920, उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा 2021। असेसमेंट ईयर 2021 की ड्यू डेट मान लो इंडिविजुअल के लिए कितनी है 31 जुलाई 2020, ठीक है। अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो रही है तो 1000 फाइन करेगा। चलो उसकी इनकम 5 लाख से कम है, ये बोल दिया कि लेस देन 5 है, तो उस केस में 2 कंडीशन। अगर उसने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करी, लेकिन अगर उसने 31 दिसंबर तक, यही बोल रहा है, 1 मिनट लिख लेता हूँ, 31 दिसंबर 20 तक अगर रिटर्न फाइल कर लिए, फर्निश कर लिए, तो 5000 रुपये लगेगी पेनल्टी। लेकिन क्या होगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पता है अदर केस का मतलब क्या हो गया, 31 दिसंबर के बाद फाइल करता है तो उस केस में 10,000 लग जाएंगे, याद रख लेना इस तरीके से। तो 5 लाख तक है तो उस केस में 1000, 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर ले, अगर लेट भी कर दिए तो 5000 ही लगेगी पेनल्टी। लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा देर करता है तो 10,000 रुपये लग जाएगी। फिर देखिए क्या बोल रहा है, वैन ए रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके सेक्शन आते जा रहे हैं, आपने ऊपर कवर किए। तो ये एक्सप्लेनेशन था 139(1) का। वैसे ही देख सकते हैं 139(3) की बात कर रहा है। एन असेसी अदर देन फ्यू इज नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ लॉस। ये बोल रहा है कि एक असेसी कुछ को छोड़कर उनको क्या करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी है, लेकिन फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड विद इन द टाइम अलाउड। तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस सबमिट नहीं करी टाइम पे, तो आपको ये लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो बिजनेस लॉस नहीं कर सकते, चाहे वो स्पेकुलेटिव हो या अदरवाइज। कैपिटल लॉस नहीं कर सकते, यानी कैपिटल गेन से रिलेटेड लॉसेस, जो आप कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ते हो तो कैपिटल लॉस उसको नहीं कर सकते हो। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD। तो देखिए बिजनेस का तो सारा लॉस आ गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस और OMH ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेज, या आप बोल सकते हो OMRH, ऐसे याद रख लेना। तो बिजनेस लॉस BL, कैपिटल लॉस CL और OMRH ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज।
जनरली इस केस में आप इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। कह रहा है हाउ द फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड विद इन द टाइम अलाउड। तो इसका मतलब 31 जुलाई है, आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप नहीं कर पाते हो लॉस की रिटर्न फाइल, तो आप इनको आगे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए कि 31 जुलाई थी, आप नहीं कर पाए, आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी। बिलेटेड रिटर्न समझ गए कि ड्यू डेट थी, ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं कर पाए तो आप बाद में फाइल कर रहे हो, कर सकते हो, आपको टाइम जनरली मिलता ही, आपको पता है। अब बिलेटेड रिटर्न का क्या टाइम है वो नीचे दे रखा है अलग से, तो आपको बता दूंगा। पर मान के चलिए कि बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर रहे हो। अब बताइए कि जो ये लॉसेज है आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, करंट ईयर के लॉसेस तो जो हो सकते हैं वो सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं, याद रखना मैंने क्या बोला, जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जो करंट ईयर के लॉसेज हैं उनको आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, इस साल के जो लॉसेज हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड लॉसेज को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला लॉस डिक्लेयर्ड इन बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, हाउएवर सेट ऑफ लॉसेज ऑफ करंट ईयर इज नॉट प्रोहिबिटेड। देखिए यही बोला ना, लॉस डिक्लेयर्ड इन बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न में आपका लॉस डिक्लेयर हो गया क्योंकि आपको रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन हाउएवर सेट ऑफ लॉसेज ऑफ करंट ईयर इज नॉट प्रोहिबिटेड, तो आप उस साल तो लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो ना, उस साल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि रिटर्न ऑफ लॉस में जो भी लॉस आया उसको आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने लेट कर दिए। तो आपको क्या करना है, ड्यू डेट के अंदर फाइल करना है, तब जाके आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। याद रखना, कह रहा है कि हाउएवर सेट ऑफ लॉसेज ऑफ करंट ईयर इज नॉट प्रोहिबिटेड while computing the total income even if the return of loss is filed after the due date। चाहे जो रिटर्न ऑफ लॉस है ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, तब भी आप करंट ईयर के सेट ऑफ लॉसेज ऑफ करंट ईयर इज नॉट प्रोहिबिटेड। इसका मतलब करंट ईयर के लॉसेज को आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड लॉसेज को आप नहीं कर सकते। ठीक है, डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ लॉस में भी कंडोन इन सर्टेन केसेस में कंडोन की जा सकती है। कंडोन मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब जर्नली हो सकता है कि कई लोग इसे क्या बोलते हैं कि कुछ चीज़ें गलत भी होती है, लोग बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ गलत है, लेकिन तब भी आप क्या कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। तो ये बोल रहा है कि उस केस में रिटर्न ऑफ लॉसेस को कई केसेस में क्या कर सकते हो, अनदेखा भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है, तो ये लाइन आप क्या कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है। देखिए जो मैंने बताया पर्टिकुलर मेन यही है, और एक ये बिलेटेड रिटर्न का पार्ट मेन है। और देखिए एक मेन ये सी है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, unabsorbed depreciation under section 32 and loss under that income from house property can be carried forward even if the loss return is filed after the due date। इसका मतलब क्या है, चाहे आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर लेते हो तब भी आपको unabsorbed depreciation और जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस लॉस मैंने बताया, कैपिटल लॉस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स वाले लॉसेस जो भी हैं उनको आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ड्यू डेट के बाद अगर आप क्या करते हो, अपनी रिटर्न भरते हो ड्यू डेट के बाद, जैसे 31 जुलाई मैंने बोली या 30 सितंबर बोली कंपनी के केस में मान के चलिए, तो आप नहीं भरोगे, यानी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कर सकते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। डी, ऑल्दो द लॉस ऑफ करंट ईयर कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अनलेस द रिटर्न ऑफ लॉस इज सबमिटेड बिफोर द ड्यू डेट, बट द लॉस ऑफ अर्लियर ईयर्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस ऑफ दैट ईयर वॉज सबमिटेड विद इन द ड्यू डेट। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो करंट ईयर के लॉस है, चलो वो तो आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, जो रिटर्न ऑफ लॉस है वो ड्यू डेट से पहले सबमिट नहीं करी। लेकिन पहले के जो लॉस हैं पुराने, बट द लॉस ऑफ अर्लियर ईयर्स कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस ऑफ दैट ईयर वॉज सबमिटेड विद इन द ड्यू डेट। तो अगर आपने उस साल के लॉसेस को ड्यू डेट के अंदर फाइल कर लिया था, अपनी रिटर्न में दिखा दिया था, फाइल कर लिया था, तो आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे, ये बोल दिया। ठीक है, लेकिन जो करंट ईयर के लॉसेज हैं उनको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किए, जिसमें बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस और ये ओनिंग मेंटेनिंग वाला आ जाएगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कर सकते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कर सकते हो। और अगर आपने पिछले किसी सालों में ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल की थी और लॉसेज को भी फाइल किया था, तो उनको चलो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करंट ईयर के नहीं, क्योंकि आपने उनको ड्यू डेट के बाद फाइल किया है। अब देखिए ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो जनरली क्या हो गया, बिलेटेड रिटर्न का पार्ट आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि मान के चलिए, मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल बताया, 19-20 आपका प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 20-21। और मैं नॉर्मल वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जो ड्यू डेट है वो क्या है, 31 जुलाई की है आपकी, 31 जुलाई 20 की है। उसके बाद आप फाइल कर रहे हो, तो आप कब तक फाइल कर सकते हो, तो ये बोल रहा है असेसी में फाइल सच रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो आपको पता है कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का एंड कब होगा, 31 मार्च 21 को होगा, 31 मार्च 21 को। तो चलिए अगर आपने क्या करा, रिटर्न 31 जुलाई 20 तक फाइल नहीं करी, लेकिन 31 मार्च 21 तक फाइल कर दो, या
बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच इज अर्लियर अंडर सेक्शन 144। देखिए जहाँ पर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और आपको पता है कि जनरली इसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहा जाता है, तो अगर आपका असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कर दिया, मान के चलिए उसने कर लिया 31 दिसंबर 20 को, ठीक, क्योंकि आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और उसको लगा असेसिंग ऑफिसर को मेरे को ही क्या करना चाहिए, आपकी इनकम का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देना चाहिए कि जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है असेसिंग ऑफिसर के पास, उसके बेसिस पे क्या कर रहा है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा है आपके ट्रांजेक्शन को देखते हुए, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स निकाल रहा है, दोनों में से जो पहले हो विच इज अर्लियर, तो 31 दिसंबर 2020 या 31 मार्च 2021, दोनों में से जो पहले हो, तो एसएससी क्या कर सकता है, रिटर्न फाइल कर सकता है। हाउएवर इफ अन एसएससी फाइल्स ए बिलेटेड रिटर्न ही वुड लाइबल टू फी अंडर सेक्शन 234F, जो आपने ऊपर भी देखा था, और इसके अलावा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, जो आपको मैंने ये बोला है कि मैं नीचे कवर करवा दूंगा। वैसे तो एक तो बी और सी एडवांस टैक्स का था, और जो ये 234A ये रहा, जिसमें क्या बोल रहा है, इफ़ नो ROI इज फाइल्ड और ROI इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, तो बिलेटेड का केस आ गया। उसमें क्या सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि अगर आप फाइल करते हो कब, 31 जुलाई के बाद, और आप फाइल करते हो जैसे 28 सितंबर को, तो देखिए अगस्त भी आ गया और सितंबर का महीना भी आ गया, अगस्त का महीना भी आ गया और सितंबर का महीना भी आ गया। सितंबर का चाहे पार्ट आया हो लेकिन फिर भी पूरा महीना लोगे, और 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग 2% का इंटरेस्ट लग जाएगा। इस पेबल ऑन टैक्स ऑन असेस्ड इनकम माइनस TDS TCS माइनस एडवांस टैक्स। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो इनकम कैलकुलेट की है उसका टैक्स निकलेगा, टैक्स लाइबिलिटी, उसमें से TDS TCS की जो आपको क्रेडिट मिली है वो लेस कर देंगे, एडवांस टैक्स की जो क्रेडिट मिली है वो लेस कर देंगे, बाकी क्या बचा, टैक्स पेबल। जो टैक्स पेबल बचा उसका आपको 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने बाद आपने एक तरीके से दूसरे महीने आपने जमा कराई है, जो ड्यू डेट है उसके बाद जो दूसरा महीना है, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, और सितंबर में आपने जमा कराई है, तो जनरली इसलिए आपका 2% लग रहा है, क्योंकि इसमें पार्ट ऑफ द मंथ भी लिया जा रहा है। देखिए टाइम फॉर लेवाई ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट डे फॉलोइंग द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो आपको मैंने बता दिया 31 जुलाई है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, 1 अगस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अगस्त हो जाएगा। फिर देखिए अप टू इफ ROI इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, डेट ऑफ फाइलिंग ROI, तो आपने कब फाइल करी, इफ नो ROI इज फाइल्ड, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। अगर आपने 28 सितंबर को फाइल नहीं की होती, अगर आपने 28 सितंबर को फाइल नहीं करी, तो उस केस में देखिए क्या कर रहा है, उससे पहले अगर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर लेता है, जो मैंने बताया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, या आपको बताया कि 31 मार्च 21 तक आपने फाइल ही नहीं करी, उससे पहले ही असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेता है, तो तब तक का इंटरेस्ट आप पे लेवाई हो जाएगा। फिर देखिए 234B और C किसका है, एडवांस टैक्स की बात कर रहा है। इस तरीके से आपका पार्ट था। तो वापस आ जाते हैं ऊपर, देखिए बिलेटेड रिटर्न की तरफ थे, तो यही बोल रखा था जनरली, इफ एन एसएससी फेल टू फाइल रिटर्न विद इन अ टाइम लिमिट और विद इन अ टाइम अलाउड अंडर ए नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1। तो ये तो ड्यू डेट की बात कर रहा है, जो अभी हमने ऊपर कवर करी, नवंबर, सितंबर और जुलाई, जो हमने कवर करी अलग अलग एसएससीज के केस में। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट के मेंटेन करने की बात कर रहा है कि जनरली आपको एक नोटिस दिया गया है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को दिखाना है, आपको अपने रिकॉर्ड्स को दिखाना है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, टाइम अगर आपको दिया है उसके अंदर अगर आप फाइल कर देते हो तो ठीक है, नहीं फाइल करते तो वो बिलेटेड रिटर्न होती है। और उसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से जो पहले हो रहा है आपको फाइल करना पड़ेगा, ये बता दिया मैंने। और आप पे क्या होगा, फ़ी भी लगेगा, जो 5,000 पे, 1,000, 5,000, 10,000, 5 लाख से कम है, 5 लाख तक एक तरीके से तो 1,000, और 5 लाख से ज़्यादा है तो 2 केसेस आ गए। अगर 31 दिसंबर के अंदर फाइल कर लेते हो 31 दिसंबर तक, तो 5,000 पे, 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हो तो 10,000 रुपीज़ लग जाएगा। और इंटरेस्ट तो भी मैंने बता ही दिया आपको। अब देखिए बोल रहा है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट 139(4)A। देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि हर पर्सन हु इज़ इन रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन होली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। इसका मतलब क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग हर पर्सन, यानी जो भी पर्सन चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है उसको जो रिटर्न, जो उसको जो इनकम मिल रही है, क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, या बोल रहा है इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, जो भी इनकम मिल रही है वो एग्जम्पशन से पहले कितनी है, ठीक है। और अगर वो एक्सीड कर जाती है, देखिए इसका मतलब क्या है कि इनकम इस ट्रस्ट ने या चैरिटेबल ट्रस्ट ने करी, लेकिन अर्न करी बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12, इससे पहले। तो बोल रहा है एग्जम्पशन से पहले की जो इनकम है वो अगर एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को, मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अगर उसको ये क्रॉस कर जाती है
तो उस केस में क्या बोल रहा है कि रिटर्न फाइल करना जरूरी है ड्यू डेट से पहले। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, पढ़ के देख लेना। पेनल्टी कब लगेगी? अगर ड्यू डेट पे फाइल नहीं करी तो उसके बाद हर दिन के 100 रुपये चार्ज लगते जाएंगे जब तक ये फेलर कंटिन्यू रहेगा। वैसे देखिए पॉलिटिकल पार्टी में भी बोल रखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसको जनरली क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी के फॉर्म में जाना जाता है, या किसी अदर डेजिग्नेशन, डायरेक्टर, मैनेजर ऐसे भी बोल सकते हैं, पर जनरली इसको सीईओ बोलते हैं या सेक्रेटरी के फॉर्म में भी बोलते हैं। तो बोल रहा है सीईओ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी इफ अमाउंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 13A। देखिए इनको अपनी इनकम पर छूट मिलती है, हम बोल सकते हैं कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, इनको अपनी इनकम का पूरा खर्च करना पड़ता है, यानी सॉरी हाँ यही बोल सकते हैं, इनकम को अपना एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखाना पड़ता है कि हमने क्या क्या खर्चा किया है। तो जनरली तब जाके इनको एग्जाम्पशन मिलती है। तो जो आप यहाँ पे एग्जाम्पशन में जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या खर्च किया है अपनी इनकम का, तब जाके उनको 11 और 12 के अंदर एग्जाम्पशन मिली है। वैसे पॉलिटिकल पार्टी को भी एग्जाम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 13A। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम में ये बोल रहा है एग्जाम्पशन से पहले, जो ग्रॉस टोटल इनकम है एग्जाम्पशन से पहले अगर वो एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तब जाके पॉलिटिकल पार्टी को भी क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वैसे देखिए बोला रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, जिसमें क्या बोल दिया, अगर कोई रिसर्च एसोसिएशन है, न्यूज एजेंसी है, कोई एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन है जो कि 1023A या 1023B में जैसे चैरिटेबल पर्पज़ के लिए जनरली ये दे रखा है। फिर उसी तरीके से स्पेसिफाइड एम्प्लॉय दे रखा है वेलफेयर फंड से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी दे रखी है, हॉस्पिटल, कोई फंड इंस्टीट्यूशन जो कि 1023C 4th में है, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो 1023C 5 में। देखिए ये ज़्यादा काम के नहीं है इसलिए मैं डिटेल में बता भी नहीं रहा। तो देखिए यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, कोर सेटलमेंट गारंटी फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड, ट्रेड यूनियन या कोई एसोसिएशन हो गया इस यूनियन की, बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और कमीशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हो गया, मस्ट फाइल रिटर्न इफ द टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। देखिए सेक्शन 10 जो एग्जाम्पशन मिलती है उससे पहले की टोटल इनकम, वही ग्रॉस टोटल इनकम जनरली इन एग्जाम्पशन से पहले अगर मैक्सिमम अमाउंट को एक्सीड कर जाती है, तो आप ऐसे याद रखना टोटल इनकम इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तब इन्हें रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मस्ट फाइल रिटर्न ये बोल दिया। अगर ये रिटर्न फाइल नहीं कर लेते ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट तक, तो उस केस में यानी जो भी टाइम लिमिट है उसमें अगर ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद अगले दिन से 100 रुपये पर डे पेनल्टी लग जाती है जब तक ये फेलियर कंटिन्यू रहेगा, जो कि बता रहा है सेक्शन 272A सब सेक्शन 2। फिर देखिए रिवाइज रिटर्न की बात कर रहा है। रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है, आपने रिटर्न फाइल कर ली, चाहे आपने ड्यू डेट के अंदर कर ली, चाहे आपने बिलेटेड कर ली, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप गलती कर देते हो, ओमिशन कुछ भूल गए, या आपने गलती से रॉन्ग स्टेटमेंट फाइल कर दिया जो कि एक तरीके से बोनाफाइड है, आप बोल सकते हो कि एक्चुअल है नेचर में, और आपको पता है कि आपने गलती से कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट डाल दिया या गलत दिखा दिया पार्ट को, उसको आपको सही करना है, तो उस केस में आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। ही कैन रिवाइज हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। तो देखिए बिलेटेड रिटर्न का तो एक बार आ चुका है एग्जाम में, वैसे ही रिवाइज रिटर्न का भी आप याद रख लेना सेम ही है। आप चाहे देख लेना, असेसी में फाइल द रिवाइज रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट। देखिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एक स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया, जो मैं नीचे भी कवर करूंगा टाइप ऑफ असेसमेंट में, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, वही असेसमेंट ईयर 2021, तो आपको पता है कि उसका एंड कब होगा, 31 मार्च 21, या उससे पहले ही अगर असेसिंग ऑफिसर मान के चलिए 1 जनवरी 21 को क्या कर रहा है, रेगुलर असेसमेंट कर रहा है, स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहा है, तो उस केस में दोनों में से जो पहले क्या है, विच इज अर्लियर 1 जनवरी 21, तब वो रिवाइज रिटर्न फाइल की भी उसकी मानी जाएगी। नोट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ये बोला जैसे ही एक बार रिवाइज रिटर्न फाइल हो गई तो वो ओरिजिनल यानी अर्लियर रिटर्न को रिप्लेस कर देगी। तो इसका मतलब क्या, ये सिग्निफाई कर रही है कि जो रिवाइज रिटर्न है वो खुद ही एक कंप्लीट है खुद में, ठीक है, एंड नॉट मेयरली एन एसेसरी टू ओरिजिनल रिटर्न, और ये कोई ओरिजिनल रिटर्न के साथ नहीं काम आ रही, ओरिजिनल रिटर्न एक तरीके से नलीफाई हो जाएगी और उसकी जगह रिवाइज रिटर्न ही काम आने लग जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो रिवाइज रिटर्न है उसका भी आप रिवीजन कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न में भी कोई गलती हो गई या रॉन्ग स्टेटमेंट है तो आप सेकंड टाइम रिवाइज कर सकते हो, ये बोल दिया। तो ये भी जनरली विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो भी स्पेसिफाइड टाइम है ये एक बार देख लेना, वैसे काम नहीं आता लेकिन आप गूगल पे सर्च करके देख लेना कि टाइम लिमिट ऑफ रिवीजन ऑफ रिवाइज रिटर्न, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका भी क्या टाइम लिमिट है। वैसे देखिए क्या बोल रहा है, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि चाहे आपकी नॉर्मल ड्यू डेट के अंदर की रिटर्न हो या बिलेटेड रिटर्न हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन ऑफ लॉस रिटर्न, लॉस रिटर्न मतलब रिटर्न ऑफ लॉस फाइल कर रहे हो कि मुझको लॉस हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न दिखा रहे हो, तो ए लॉस रिटर्न कैन बी रिवाइज। तो चाहे इनकम वाली रिटर्न हो चाहे लॉस वाली रिटर्न हो, आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो।
रिटर्न फाइल परस्यूएंट टू नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 कैन नॉट बी रिवाइज। अगर आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने के लिए कहा गया है असेसिंग ऑफिसर द्वारा, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिटर्न फाइल होती है, तो तब आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। डिफेक्टिव रिटर्न दे रखा आप, जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एओ के पास पावर है, एओ हैज़ द पावर टू कॉल अपॉन द असेसी टू रेक्टिफाई अ डिफेक्टिव रिटर्न। तो अगर लग रहा है कि डिफेक्टिव रिटर्न है, जान पूछ के आपने क्या है गलत चीज़ें दिखा दी, तो एओ के पास पावर है, वो क्या करेगा आपको कि डिफेक्टिव रिटर्न को क्या करो, रेक्टिफाई करो। इंटीमेशन ऑफ डिफेक्ट, इफ एओ कंसिडर दैट आरओआई फाइल्ड बाय असेसी इज डिफेक्टिव, ही मे इंटीमेट द डिफेक्ट टू असेसी एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई डिफेक्ट विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सच इंटीमेशन। मतलब एक नोटिस दे देगा और बोल देगा कि आपने क्या कर दी, डिफेक्टिव रिटर्न फाइल की है, आपने प्रॉपर फाइल नहीं करी है, तो आपको क्या करना है, 15 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ इस जर्नली जो गलती है उसको रेक्टिफाई करने का। एक्सटेंशन ऑफ टाइम बाय एओ, एओ हैज़ द डिस्क्रिप्शन टू एक्सटेंड द टाइम बियॉन्ड 15 डेज ऑन एप्लीकेशन बाय असेसी। असेसी बोलेगा कि मेरी बहुत सारी इनकम है अलग अलग टाइप की, मुझसे कुछ गलती हो गई, या मेरा जैसे सीए चेंज हो गया, जनरली कुछ भी एग्जांपल दे देगा, कुछ भी जनरली क्या होगा एक्सक्यूज़ दे देगा, और उसके बेसिस पे अगर एओ को लग रहा है तो ए 15 दिन की जगह 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन वो बढ़ा सकता है, उसके ऊपर है। कंसीक्वेंसेज ऑफ नॉन रेक्टिफिकेशन, इफ द डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन 15 डेज, या जो भी फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड दिया है एओ ने, अगर उसके अंदर रेक्टिफाई नहीं किया जाता, देन द रिटर्न वुड बी ट्रीटेड एज एन इनवैलिड रिटर्न एंड इट वुड बी डीम्ड दैट असेसी हैड फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न, और ऐसा माना जाएगा कि असेसी ने रिटर्न फाइल नहीं करी। फिर देखो क्या बोल रहा है, कंडोनेशन ऑफ डिले, वेयर द असेसी रेक्टिफाई द डिफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी 15 days or the further extended period, but before assessment is made, AO may can condone the delay and treat the return as valid return। ठीक है, देखिए यानी क्या हो गया, गलती की उपेक्षा कर सकता है, गलती को एक तरीके से बोल सकता है चलो जाने दो कोई बात नहीं, कि यार एक्सपायरी हो गई 15 दिन, उसके बाद जनरली एसएससी ने रेक्टिफाई किया है, या जो फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड दिया था, मान के चलिए कि 15 की जगह 30 दिन दिए थे, चलो उसने फाइल नहीं करी, लेकिन उसके बाद फाइल कर दी, लेकिन असेसमेंट से पहले फाइल कर दी, बट बिफोर असेसमेंट इज मेड, तो उस केस में एओ क्या कर सकता है, उस जो डिले है उसको माफ़ कर सकता है एक तरीके से, और जो रिटर्न है उसको वैलिड रिटर्न ट्रीट कर सकता है, इनवैलिड नहीं करेगा, फिर वो एओ के ऊपर है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, आरओआई शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव इन द फॉलोइंग कंडीशन, एनेक्स योर स्टेटमेंट कॉलम इन आरओआई रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर ईच हेड ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई एंड टोटल इनकम हैव नॉट बीन ड्यूली फिल्ड इन। मतलब जो भी स्टेटमेंट में फॉर्म की फिलिंग की डिटेल दे रखी है, बॉक्स दे रखे हैं, जहाँ पे डिटेल मैंडेटरी थी आपने फाइल ही नहीं करी। आरओआई इज नॉट अनकम्पनीड बाय द फॉलोइंग, देखो क्या बोल रहा है कि अगर रिटर्न ऑफ इनकम में ये सब चीज़ें नहीं दे रखी थी आपने, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, तो आपको बताइए कि आपके रिटर्न के बेसिस पर जो स्टेटमेंट है, जो रिटर्न है, क्वार्टरली रिटर्न या जो हम बोल सकते हैं एनुअल रिटर्न, वो आपने जनरली सबमिट नहीं करी ढंग से। ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44A अगर आप ऑडिट में आते हो, प्रूफ रिगार्डिंग द टैक्स क्लेम टू बी हैव बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स एंड एसएटी क्लेम टू हैव बीन पेड। यहाँ पे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स अगर आपको पता है कि उसकी क्रेडिट आपको मिली हुई है, तो आपको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। हाउ द रिटर्न विल नॉट बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव इफ टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट वाज नॉट फर्निश्ड अंडर सेक्शन 203, 206C टू द पर्सन फर्निशिंग हिज आरओआई, सच सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस विद इन 2 ईयर। ये हो गया, तो ये बोल रहा है कि अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फर्निश नहीं किया गया, या अगर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर लिया है 2 साल के अंदर, तब उसको डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा। प्रूफ ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपलसरी डिपॉजिट क्लेम टू हैव बीन पेड अंडर द कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट 1974, कि जो भी ये बोल रहा है कि कंपलसरी डिपॉजिट क्लेम है, उसका प्रूफ आपने क्या कर दिया, एक तरीके से दे दिया है और पे कर दिया है जो भी डिपॉजिट है। थर्ड, इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन बाय एसएससी, आरओआई इज नॉट अकम्पनीड बाय कॉपीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये बोल रहा है कि अगर आपका बिजनेस है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कॉपी, ट्रेडिंग अकाउंट की कॉपी, पीएनएल अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर की, बैलेंस शीट की कॉपी, ये सब आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो तो आपकी डिफेक्टिव रिटर्न मानी जाएगी। ठीक है, ये पार्ट हो गया। पर्सनल अकाउंट एज डिटेल बिलो, पर्सनल अकाउंट में क्या देने पड़ेंगे, प्रोप्राइटरी बिजनेस प्रोफेशन पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। अगर बोल रहा है इंडिविजुअल बिजनेस या प्रोफेशन है, तो आपका इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट देना पड़ेगा। फर्म एओपी बीवाई है, तो बोल रहा है पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और मेंबर, फर्म है तो पार्टनर, एओपी बीवाई है तो मेंबर, पार्टनर और मेंबर ऑफ फर्म एओपी बीवाई है तो पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट इन फर्म, मेंबर्स पर्सनल अकाउंट इन एओपी बीवाई, वो देना पड़ेगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड बाय एसएससी, आरओआई इज नॉट अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट इंडिकेटिंग अमाउंट ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, बेसिस ऑन विच सच अमाउंट मेंशन्ड इन फर्स्ट अबव हैव बीन कंप्यूटेड। ये आ गया।
तो देखिए इसमें जनरली यही तो बोल रहा है कि अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तो रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट अकम्पनीड बाई, अगर रिटर्न ऑफ इनकम आपने सबमिट करी है तो उसमें आपने ये अकम्पनी नहीं करा तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो डिफेक्टिव नहीं कहलाएगी। नहीं तो क्या बोल रहा है, ये डिफेक्टिव कहलाएगी। हम क्या बोल रहे हैं कि डिफेक्टिव कब कहलाती है, अगर रिटर्न ऑफ इनकम के साथ ये अकम्पनीड नहीं हो, साथ में नहीं हो। तो क्या स्टेटमेंट नहीं है, टर्नओवर का नहीं है, ग्रॉस रिसिप्ट का नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं है, एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट का नहीं है, बेसिस ऑन विच अमाउंट मेंशन इन फर्स्ट अबव हैज बीन कंप्यूटेड, जिसके बेसिस पर क्या हो गया, अमाउंट कंप्यूट किया गया। अमाउंट ऑफ टोटल सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड, कैश बैलेंस एस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये नहीं है। कॉपीज ऑफ ऑडिटेड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, वो अलग से नहीं है। ये तो देखिए 4 पॉइंट का हो गया, अब 5th पॉइंट का अलग से है, तो उस केस में भी डिफेक्टिव रिटर्न मानी जाएगी। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ एन एसएससी हैव बीन ऑडिटेड अंडर सेक्शन 140 ऑफ CA कंपनी एक्ट 2013, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया कि अगर आपकी कॉस्ट ऑडिट होती है तो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट आ गई, वो भी। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोटिंग ऑफ आधार नंबर सेक्शन 139AA अमेंडेड, एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शैल कोड नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर इन द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये बोला ना, एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शैल कोड आधार नंबर। तो आप देख सकते हो जब भी आप फॉर्म भरते हो तो साथ में क्या होता है, आधार नंबर का पार्ट आता है। चलो आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी तो होगी, कहने का मतलब आपने आधार कार्ड बनवाया तो उसकी एनरोलमेंट आईडी होगी। तो इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर वो, और इन द रिटर्न ऑफ इनकम। तो इसका मतलब क्या है कि जब उसको परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट किया जाएगा तब भी आधार नंबर नेसेसरी होगा, आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड का नंबर आपका चाहिए, तब जाके आपका परमानेंट अकाउंट नंबर बनेगा। और साथ में देखिए क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम में भी आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड का नंबर चाहिए। नोट, वेयर द पर्सन डज नॉट possess द आधार नंबर, द एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार एप्लीकेशन फॉर्म इश्यूड टू हिम एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट शैल बी कोटेड। मैंने आपको ये बताया क्योंकि जब भी उसने क्या करा होगा, शुरू में एप्लीकेशन दी होगी आधार की, तो आधार बनने में टाइम लगता है। अब आपको पता है कि उसकी ड्यू डेट आ गई रिटर्न की, उसने तो एक तरीके से आधार के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। अब आपको पता है कि आधार कार्ड बन के 1 महीने बाद आएगा, तो तब तक उसकी एनरोलमेंट आईडी चल जाती है। जो उसको स्लिप मिलती है ना, एक्नॉलेजमेंट एक मिलती है, आपको पता है, तो उसमें एनरोलमेंट आईडी लिखी होती है, जनरली वो फिल कर सकता है। एवरी पर्सन हु हैज़ बीन अलॉटेड पैन बिफोर 1 जुलाई 17 एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शैल इंटीमेट हिज आधार नंबर टू सच अथॉरिटी ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट 31 मार्च 20। इन केस ऑफ फेलर to intimate the Aadhaar number, the PAN allotted to the person shall be made inoperative after the notified date in such manner as may be prescribed। तो देखिए क्या बोल रहा है, हर पर्सन, जैसे मेरे को भी पैन मेरा क्या बना हुआ है 1 जुलाई 2017 से पहले, और आपको पता है कि मैं एलिजिबल हूँ, आप सभी एलिजिबल हैं आधार नंबर के लिए, आपको आधार कार्ड आपका बनना जरूरी है एक तरीके से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वहाँ पर आधार नंबर इंटीमेट करना पड़ेगा, किससे पहले, 31 मार्च 20। वैसे आपको पता है कि ये डेटेड बढ़ती जा रही थी, क्या पता अभी भी बढ़ गई हो, मुझे इसका ध्यान नहीं है। लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि हर बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, इस डेट को बढ़ा देता था और बोलता था कि आपको अपना आधार नंबर क्या करना है, पैन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है। आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर ये साथ में लिंक कराना जरूरी है। इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट द आधार नंबर, द पैन अलॉटेड टू द पर्सन शैल बी मेड इनऑपरेटिव आफ्टर द नोटिफाइड डेट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू नोटिफाइड पर्सन और स्टेट। तो जहाँ पे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाइड कर दिया या पर्टिकुलर स्टेट के लिए नोटिफाइड कर दिया तो उनके लिए प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है, तब उनको आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B और C। ये आपको पता है कि जनरली ये तो मैंने बता दिया आपको, जो कि एक तरीके से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग की बात कर रहा है कि अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी या ड्यू डेट के बाद फाइल करी है तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1% पर मंथ हो जाएगा। कब तक होगा, जब तक आपने फाइल करी तब तक, या असेसमेंट की डेट। तो आपको पता है कि असेसमेंट कौन करेगा, असेसिंग ऑफिसर करेगा, क्योंकि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा है, तो तब तक आपका इंटरेस्ट का पार्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेक्शन 234B की बात कर रहा है। तो इस केस में नो एडवांस टैक्स इज पेड, क्योंकि मैं एडवांस टैक्स का कुछ पॉइंट नहीं लिया था और मैंने क्या बताया था कि जनरली इसको आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो वैसे देखिए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने बोला था कि करा दूंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, उसमें क्या बोल रहा है, नो एडवांस टैक्स इज पेड और एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स। जो भी टैक्स कैलकुलेट किया, असेस टैक्स क्या होता है, टोटल इनकम पर जो टैक्स निकला उसमें जो TDS TCS की क्रेडिट मिली थी लेस किया, एडवांस टैक्स की जो क्रेडिट थी क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर का एडवांस टैक्स भी एस्टिमेटेड इनकम पर पे किया होगा वो लेस किया, उसे बोलते हैं असेस टैक्स। क्या बोलते हैं, असेस टैक्स। तो जो असेस टैक्स है वो उसका 90%, एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स। तो एडवांस टैक्स आपने असेस टैक्स के 90% से कम पे किया है, तब जाके या तो एडवांस टैक्स पे नहीं करा या जो भी असेस टैक्स है
उसका 90% तो आपको पे करना ही करना है। अगर आपने शॉर्ट पेमेंट, देखिए क्या बोला, नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट, तो ये नॉन पेमेंट है और ये शॉर्ट पेमेंट है कि आपने शॉर्टेज कर दी पेमेंट में, आपको मिनिमम 90% तो पे करना ही करना था, आपने नहीं करा, तो उस केस में कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ, और पार्ट आपको पता है 10 दिन भी हो जाए तो पूरा 1 महीना मान लिया जाएगा, इस पेबल ऑन असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड, असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड, तो जो भी असेस टैक्स है उसका माइनस एडवांस टैक्स पेड। जैसे मैं बोल सकता हूँ, देखिए मान के चलिए कि टैक्स असेस किया 1 लाख, अब उसका 90% तो आपको पे करना था मिनिमम, आपने मान के चलिए 80,000 ही पे करा, तो 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू क्या होगा 20, इस 20 का 1% निकल के आ जाएगा। ठीक, कब तक निकलेगा, 1 अप्रैल ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसकी 1 अप्रैल से लेके अप टू डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। अब देखिए 143 सबसेक्शन 1 क्या है, जनरली ये रहा, असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 और समरी असेसमेंट विदाउट कॉलिंग द टैक्स पेयर। Summary assessment is one of the major type of assessment which strive to cross-check the information submitted by the assessee in his return against the detail the income tax department has access to। तो देखिए जनरली क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर होगा, उसको लग रहा है कि यार इसने एडवांस टैक्स इतना पे नहीं करा, तो वो क्या करेगा, असेसमेंट करेगा 143 सबसेक्शन 1 में, और वो टैक्स पेयर को बुलाएगा नहीं, लेकिन उसके पास जो भी डिटेल अवेलेबल है असेसिंग ऑफिसर के पास, कि भाई जो असेसी ने डिटेल जमा कराई है जिसके बेसिस पर एडवांस टैक्स पे किया है, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, असेस करेगा, और उस बेसिस पर क्या करेगा, टोटल इनकम को वो कैलकुलेट करेगा। तो डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, वहाँ तक का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ या उसके पार्ट का। तो कब से, जैसे आपको पता है कि 1 अप्रैल ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है कि अगर मैं प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ 19-20, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 20-21, तो 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हो जाएगा, ये बोल रहा है 1 अप्रैल ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, 1 अप्रैल 20, क्योंकि 20-21 असेसमेंट ईयर है, और कब तक, जब उसकी टोटल इनकम असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन करेगा अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, इसकी बात कर रहा है। तो एक बार वो टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ लेंगे हल्के हल्के पॉइंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 234C, इसमें बोल रहा है कि अगर असेसी प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रहा है, जिसमें आपको पता है कि वो 44AD 44ADA जनरली इसमें आ रहा है, यानी अगर उसके टर्नओवर का पार्ट है या उसके रिसिप्ट का पार्ट है, तो टर्नओवर का आपको पता है 8% 6% प्रॉफिट मान लिया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रिज्यूम्ड इनकम मान ली जाती है। 44ADA प्रोफेशन जो भी है उसकी रिसिप्ट भी उसका 50% इनकम मान ली जाती है, आपको ये भी पता है। तो उस केस में बोल रहा है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C क्या लगेगा, एडवांस टैक्स पेबल माइनस एडवांस टैक्स पेड इंटू 1%। कह रहा है इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आपने एडवांस टैक्स का डेफरमेंट कर दिया और आप क्या कर रहे हो, जनरली टाइम पे नहीं कर रहे हो, रोक रहे हो, तो उस केस में जनरली एडवांस टैक्स पेबल माइनस एडवांस टैक्स पेड इंटू 1%, ये लग जाएगा। अब देखिए असेसी अदर देन 1 की बात कर रहा है, ड्यू डेट है 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर 15 मार्च, तो आपने बोला सर ये तो पता ही है जनरली एडवांस टैक्स कितना है 15%, जैसे मैंने बताया था कि 15% 45 75 कैसे है, फर्स्ट 15%, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 30 और नेक्स्ट 25, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक, वही था ना, 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी माइनस आपने कितना पे कर दिया, तो आपको पता है कि 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 75% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी माइनस फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी माइनस फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से था। इंटरेस्ट पेबल क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ ऑन शॉर्टफॉल फ्रॉम 15%, नो इंटरेस्ट इफ एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन और इक्वल टू 12%। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार, चलो एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इधर ही कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कि एक असेसी है जिसका एडवांस जो इनकम टैक्स है वो कितने का, 50 का बना, 50,000 का बना। अब देखिए मैं प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा हूँ, याद रख लेना, तो मैं यहाँ जल्दी लिख देता हूँ 15 जून 19, 15 सितंबर 19, इस तरीके से उसने क्या करा 15 दिसंबर 19 और 15 मार्च 20, उसने क्या करा 5,000 15,000 10,000 और 20,000, इस तरीके से उसने क्या कर दिया, एडवांस टैक्स पे कर दिया। अब बोल रहा है कि उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी फाइंड की है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, अगर उसने एक तरीके से क्या कर दिया, डिले कर दिया, 15 जून 19 5,000, 15 9 19 15,000 और 15 12 19 10,000 और 15 मार्च 20 20,000, ये बात कर दिया। तो देखो 5,000 15 10 20 की बात कर रहा है, टोटल मिला के देख लीजिए कितना हो रहा है, 50 हो रहा है।
ठीक है, तो अलग अलग डेट पे उसने जमा करा दिया। अब देखिए बोल रहा है कि एडवांस टैक्स जो पेबल अप टू वो कितना था, तो आपको पता है कि 50,000 का उसको 15% कराना था, यानी 7500। जबकि उसने डेफर कितना कर दिया, जमा कितना कराया, ओनली 5000 ही कराया। इसे बोलते हैं डेफरमेंट ऑफ टैक्स। तो उस केस में आपको पता है कि 234C के प्रोविजन लग जाते हैं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 का 15%, 7500, 7500 में से 5000 गए तो बाकी 2500, 2500 एक तरीके से क्या होगा, शॉर्टफॉल। 2500 क्या हो गया, शॉर्टफॉल, यही बोल रहा है। अब देखिए अगर आप पर्टिकुलर उस पॉइंट में जाके पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ ऑन शॉर्टफॉल फ्रॉम 15%। तो 15% से जो शॉर्टफॉल हो गया वो कितना हो गया, 2500 रुपये का हो गया। कि भाई जमा तो 7500 कराने थे, कराए कितने, 5000 रुपये जमा कराए, यानी पहली इंस्टॉलमेंट 75 करानी है लेकिन कराई 5000, तो 2500 का शॉर्टफॉल हो गया। इस 2500 पर 1%, ठीक है याद रख लेना, इंटू 3, क्योंकि आपको पता है कि 1% पर मंथ है, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ 75 रुपये निकल जाएगा। लेकिन कब निकलेगा, इसके लिए भी एक कंडीशन है। क्या बोल रहा है कि नो इंटरेस्ट इफ एडवांस टैक्स पेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12%। तो इसका मतलब क्या है, एडवांस टैक्स पेड अगर लेस देन 12% आ रहा है तो तब जाके क्या होगा, इंटरेस्ट का पार्ट आएगा। देखिए इंटरेस्ट कब नहीं है, जब एडवांस टैक्स पेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12% है। लेकिन अगर वो 12% से कम है तो आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स 50,000 का एक बार 12% निकालिए, 50,000 का 12%, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो कितना पे करा, 5,000 पे करा, 5,000 क्या है, लेस देन है 6,000। जबकि क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट कब नहीं होगा, जब ग्रेटर देन एडवांस टैक्स जो पे किया है 5,000 पे किया है, जो कि आपको पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 12% नहीं है, जो कि 5,000 है वो क्या है, लेस देन 6,000 है। 12% क्या है, 50,000 का 12%, 6,000 निकाला, तो 5,000 अगर कम है तो इंटरेस्ट का पार्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर वो 6,000 50,000 के 12% से कम है तो उस केस में आपको बताया कि इंटरेस्ट का पार्ट तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए शॉर्टफॉल तो हो गया, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि चलो अगर 12% से वो कम है, कि 6,000 से कम जमा करा है 50,000 के 12% से, तो तब भी क्या होगा, इंटरेस्ट का पार्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो 2500 का 1% इंटू 3, 75 रुपये लग जाएगा। फिर देखिए मान के चलिए 15 सितंबर की बात कर रहा है, तो इसमें निकालिए तो 50,000 का कितना आता है आपका, ये आता है आपका 45% निकालिए, 22,500 आएगा। 50,000 का मैं बस लास्ट ही बताऊंगा एक तरीके से, इस तरीके से कैलकुलेट आगे होता जाएगा। तो देखिए 45% आया 22,500। अभी तक आपने कितना टैक्स जमा कराया, तो अभी तक आपने 15 सितंबर तक 20,000 जमा कराया, तो अभी भी शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, 2500 ही आ रहा है। ये हो गया शॉर्टफॉल। आपने क्या बोला, सर शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट लगेगा, पर मैंने बोला नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, इसके बाद ये देखना है कि जो इंटरेस्ट का पार्ट है, सॉरी जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो कब लगेगा, नो इंटरेस्ट इफ एडवांस टैक्स पेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36%। तो एडवांस टैक्स पेड इससे कम होना चाहिए, एडवांस टैक्स के 30%, 36% से। तो एडवांस टैक्स 50,000 का 36% निकालो, कितना होगा, ये होगा समथिंग, मैं तो देख के बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अमाउंट सामने है, 18,000। कितना है, 18,000। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले केस में तो क्या था, 5,000 लेस देन 6,000 था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि 20,000 क्या है, ग्रेटर देन 18,000 है। तो यहाँ पे यही बोल रखा था ना कि अगर एडवांस टैक्स पेड की 20,000 अगर इक्वल हो या ग्रेटर हो किससे, 18 से, 50,000 के 36% से, 50,000 का 36% कितना लगा, 18,000 निकला। तो 20,000 एडवांस टैक्स पेड ज़्यादा है तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, निल। अगले वाले पार्ट पे क्या लगेगा, निल लगेगा। इसी तरीके से आपको आगे देखना है, और आगे क्या निकलेगा, 75%। तो एक बार 50,000 का 75% निकाल के देखना, 37,500 आएगा। और आपने अभी तक कितना जमा करा लिया, आपने अभी तक 5 + 15 + 10 आपने जमा करा लिया 30। आपका शॉर्टफॉल हो रहा है 7500। इस 7500 पे इंटरेस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, वही जनरली हमें देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए जनरली क्या बोल रखा है, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इसका मतलब इस पे तो निकलेगा ही निकलेगा। तो जब भी शॉर्टफॉल आ रही है तो तीसरे चौथे केस में, तीसरे और चौथे केस में तो शॉर्टफॉल अगर आई रही है तो 7500 का 1% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन जो लास्ट 100% है, इसमें क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ फॉर 1 मंथ ऑन शॉर्टफॉल फ्रॉम 100%। तो जो 100% पे किया उस पर भी शॉर्टेज हो रही है। जैसे मान के चलिए कि आप देखिए 50,000 का कितना हो गया, लास्ट 100% पूरा 50,000 हो गया और पूरे 50,000 ही जमा कराएं तो कोई शॉर्टफॉल नहीं हो रही। तो चौथे क्वार्टर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा, लेकिन तीसरे में तो क्या होगा, 7500 का 1% 3 महीने का लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी बताया था मैं आपको, ये बताया था, अरेंज द स्टेप्स टू ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन करेक्ट सीक्वेंस।
ये एग्जाम में आ चुका है दिसंबर 19 में, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर रिक्विजिट फॉर्म ITR 1 2 3 4 के आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा, लास्ट में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, ACDB जनरली आ जाएगा। इस तरीके से पार्ट आपके कवर हो जाते हैं, ज़्यादा बेसिक नहीं है, यानी सिंपल से पार्ट है। अब देखिए लास्ट आपका आ रहा है टाइप्स ऑफ असेसमेंट और आपका सारा पार्ट खत्म। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे हो तो इसमें क्या है, अलग अलग फॉर्म्स दे रखे हैं आपको पता है, सहज, सुगम, ITR 2 3 4 5 6 7, यानी ITR 1 से लेके दे रखी है आपको, तो वो आप फाइल कर सकते हो। आपको पता है कि उसमें असेसी को खुद ही क्या करना पड़ेगा, इनकम में से लॉसेज, डिडक्शन, एग्जम्पशन जो भी उसको अलाउबल है फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो एडजस्ट करने पड़ेंगे, ताकि उसकी जो टोटल इनकम आए वो एक तरीके से थोड़ी सी कम आए। फिर उसके बाद उसमें से उसको TDS लेस करना पड़ेगा, TCS जो भी है उससे कलेक्ट किया गया वो लेस करना पड़ेगा और एडवांस टैक्स लेस करना पड़ेगा, तब जाके नेट इनकम टैक्स पेबल आएगा। उसे बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट, क्या बोलेंगे, जो कि सेक्शन 140A में होता है। देखिए आजकल आ जाता है इसलिए बता रहा हूँ। फिर वैसे आपको देखिए अभी मैंने बताया था असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जिसमें हम बोल सकते हैं कि टैक्स पेयर को बिना बुलाए आप समरी असेसमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, समरी असेसमेंट कर सकते हो, जो जनरली हमने 234A वाले पार्ट में देखा था, इंटरेस्ट वाले पार्ट में। तो समरी असेसमेंट इज वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ असेसमेंट which strive to cross check of the information submitted by the assessee in his return against the detail that income tax department has access to. This is preliminary appraisal of the return of income wherein detailed scrutiny is not executed. ठीक है, शायद मैंने ये 234B में बताया था आपको, हाँ इसमें 234B में बताया था एडवांस टैक्स वाले पार्ट में। तो देखिए जरूरी नहीं कि असेसिंग ऑफिसर के पास है ना पूरी की पूरी डिटेल हो, लेकिन जो भी डिटेल असेसी ने प्रोवाइड की है उस बेसिस पे क्या करेगा, वो स्क्रूटनी करेगा, उससे इन्फॉर्म। अब देखो बिना टैक्स पेयर को बुलाए जनरली समरी असेसमेंट कर रहा है, तो जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे क्या कर रहा है, वो इनकम निकाल रहा है। अंडर दिस असेसमेंट द टैक्स पेयर टोटल इनकम इज कंप्यूटेड आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न, an incorrect claim which is apparently clear from the information provided in the return, any disallowance of expenditure brought into light in the audit report which is not taken into consideration in return etc. इसका मतलब जो गलत चीज़ें दी गई इन्फॉर्मेशन उसको हटाएंगे, उसकी इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगा असेसिंग ऑफिसर। However, no such adjustment will be made to assess his total income unless an intimation of the same is given to him either in writing or in the electronic mode. इसका मतलब असेसी को इंटीमेशन दे दी जाएगी कि हम आपका समरी असेसमेंट कर रहे हैं, इसमें ये आपके खर्चे अलाउड नहीं है। आपने जो ऑडिट रिपोर्ट दिखाई है उसमें आपने जो एक्सपेंडिचर दिखाए हैं, आपने जो जनरली क्या है इनकम का पार्ट कम दिखाया है वो ऐसा नहीं है, ज़्यादा होना चाहिए, आपने कुछ अर्थमेटिकल एरर कर दिया है, तो वो जनरली हम इंटीमेट करेंगे। तो बोल रहा है समरी असेसमेंट कैन बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड। तो आपको पता है कि 19-20 के क्लोज होने के बाद जो असेसमेंट ईयर आएगा 20-21, तो 21 के अंदर 31 मार्च 21 तक में आपको क्या करना पड़ेगा, समरी असेसमेंट करना पड़ेगा। किसको, असेसिंग ऑफिसर को। अब देखिए उसी तरीके से बोल रहा है असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, जिसको स्क्रूटनी असेसमेंट बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला ना रेगुलर असेसमेंट। तो स्क्रूटनी असेसमेंट इज ए थोरो असेसमेंट wherein an in-depth scrutiny of the income tax return is carried out to assert the accuracy and genuineness of all claims, deduction etc. एक देखिए असेसी क्या करता है, अपने रिटर्न में जो भी डिडक्शन, क्लेम, लॉसेज ये क्लेम कर रहा है उसकी एक्यूरेसी देखनी है, उसकी शुद्धता की जांच करनी है, उसकी वास्तविकता की जांच करनी है, तो असेसमेंट ऑफिसर क्या करेगा, स्क्रूटनी कर सकता है। द रैशनल बिहाइंड दिस assessment is to ensure that assessee has not understated the income or claimed excessive losses or underpaid tax to revenue department in any manner. तो इसका मतलब असेसी ने जानबूझ के इनकम को कम नहीं दिखाया हो, लॉसेस को ज़्यादा क्लेम कर दिया हो, टैक्स को कम पे किया हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जिससे लॉस होता है, तो उसी के लिए असेसमेंट ऑफिसर क्या करेगा, उसकी स्क्रूटनी करेगा और उससे सारी डिटेल मांग सकता है। इफ द AO considered it essential to assure that neither any income has been understated, नहीं कोई खर्चे ओवरस्टेटेड है, he shall for the purpose of conducting a scrutiny assessment serve a notice on the assessee demanding him to attend his office or to render any evidence in support of income tax return. अब देखिए असेसी AO को क्या करना है, एसेंशियल एक तरीके से अश्योर करना है कि पर्सन ने अपनी इनकम को क्या कर रखा है, अंडरस्टेट नहीं करा, एक्सपेंडिचर को ज़्यादा नहीं दिखा रखे, वो सारा पार्ट देखना है उसने। तो उस केस में वो स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो असेसी है उसको नोटिस दे सकता है कि आपको ऑफिस में प्रेजेंट करना है, आपको जो भी इसके आपने अपने जो खर्चे दिखाए हैं, आपने अपनी जो इनकम दिखाई है उसका एविडेंस हमें क्या करना है, सबमिट करना है। सच नोटिस हैज़ टू बी सर्व विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। तो आपको पता है कि 19-20 की जैसे बात कर रहा हूँ, तो क्या हो गया 30 सितंबर 20, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड एज पर सेक्शन 153 द टाइम लिमिट। अच्छा ये बोल रहा है कि जिस ईयर में क्या कर रखा है, रिटर्न फाइल की है फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। तो आपको पता है कि रिटर्न जो फाइल की है वो आपने 2021 में फाइल की है, तो उसके 6 महीने में वो एक तरीके से क्या करेगा, AO स्क्रूटनी के लिए सामने वाले को क्या कर सकता है,
नोटिस दे सकता है। एज पर सेक्शन 153 द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग ए स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) इज 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल। तो उसका मतलब क्या हो गया, असेसमेंट ईयर 2021 बोल रहा है जिसमें इनकम असेसेबल की गई है, उसके अगले 1 साल के अंदर स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर देखिए लास्ट आपका है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसमें क्या बोल रहा है, दिस रेफर टू एन असेसमेंट डन इन अकॉर्डेंस विद द बेस्ट जजमेंट ऑफ द एओ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन प्रोक्यूर्ड। जो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो उसको मिल गई, उसके बेसिस पे क्या कर रहा है, वो इनकम को कंप्यूट कर रहा है। सेक्शन 144 ऑब्लिगेट्स द एओ टू कैरी आउट ए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। तो देखिए इफ़ असेसी फेल टू फाइल द रिटर्न विद इन ड्यू डेट, तो 30 जुलाई, 30 सितंबर, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, उसके अंदर अगर असेसी क्या करता है, रिटर्न फाइल नहीं कर पाता, या बिलेटेड रिटर्न कर रहा है तो वो फाइल नहीं कर पाता, या जो रिवाइज रिटर्न है वो अगर टाइम पे फाइल नहीं कर पाता। इफ़ द असेसी फेल टू मीट द टर्म ऑफ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, जिसमें मैंने क्या बताया, उसको इंस्ट्रक्ट करता है एओ कि आपको हमने जो भी इन्फॉर्मेशन बोली है वो सबमिट करो, हमने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बोले वो सबमिट करो। अगर असेसी फेल कर जाता है तो उस केस में एओ क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा। इफ़ द असेसी फेल टू मीट द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट इशूड अंडर सेक्शन 142 है, तो इसमें ये बोल दिया। फिर आफ्टर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न द असेसी फेल्स टू मीट द टर्म ऑफ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए वही ये स्क्रूटनी असेसमेंट का पार्ट बोल दिया। वैसे 143(3) मैंने लिखा है, चलो इसको हम देख लेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो 143 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो स्क्रूटनी असेसमेंट दिया है, तो उसका नोटिस अगर दिया है असेसिंग ऑफिसर ने, वो असेसी ने क्या कर दिया, फेल कर दिया, असेसी टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाया, नोटिस का जवाब नहीं दे पाया, तो उस केस में क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। इफ द एओ इज नॉट फुली सेटिस्फाइड अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ द असेसिस अकाउंट और इफ एन अकाउंटिंग मेथड हैज नॉट बीन रेगुलरली फॉलोड बाय हिम, तो इसका मतलब क्या है, जो भी असेसी ने अकाउंट फॉलो किए हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं है, जानबूझ के उसमें उसको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन की गड़बड़ी की गई है, मिस इंटरप्रेट किया गया है, अकाउंटिंग मेथड को रेगुलरली फॉलो नहीं किया गया, अलग अलग चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उस केस में वहाँ पे उसको गड़बड़ी लगेगी। उस केसेस पे वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। द एओ शैल सर्व ए शो कॉज नोटिस ऑन द असेसी, however such notice is not required if a notice under section 142 subsection 1 has already been issued to him. As per section 153, the time limit for completing an assessment under section 144 is 12 months from the close of assessment year in which the income was first assessable. तो आपको पता है कि 2021 में इनकम असेसेबल हुई, तो 21-22 एक साल के अंदर असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे आपका लास्ट है मेरे हिसाब से ये जो पार्ट है, थोड़े थोड़े टिपिकल ही हैं, लेकिन देखिए एक बार पढ़ लेना या ऊपर ऊपर के पॉइंट ही देख लेना तो आपको काम आ जाएंगे। असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इनकम escaping assessment is one of those type of assessment in income tax which is undertaken by the AO if he has sufficient ground to believe that any income liable to tax under the act has escaped assessment for a particular assessment year। जहाँ पे एक तरीके से क्या है कि आपने किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में जो भी इनकम है जिस पर टैक्स के लिए लाइबिलिटी आ रही है वो जानबूझ के आपने छुपाया है, सफिशिएंट ग्राउंड उसको लग रहा है असेसिंग ऑफिसर को कि इसने कुछ ना कुछ इनकम से रिलेटेड पार्ट छुपाया है, तो उस केस में वो क्या करेगा, सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग असेसमेंट कर सकता है। द अटर ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 इज टू पुट अंडर द टैक्स परव्यू एनी इनकम विच हैज अर्लियर एस्केप्ड द ओरिजिनल असेसमेंट। ओरिजिनल असेसमेंट इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स एन असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3, 144, 147। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ये गलती से दे रखा होगा ये 143(3) ही होगा, फिर भी आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इसमें जानबूझ के अगर कुछ पार्ट छुपाया गया है, इनकम को कम दिखाया गया, इनकम को एस्केप किया गया ओरिजिनल असेसमेंट में, तो तब जाके वो क्या करेगा, असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 कर सकता है और ये देख सकता है कि कितनी इनकम को चुराया गया है। According to section 147, if the assessing officer has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year, then he may assess or reassess such income and also any other income chargeable to tax which has escaped assessment and which comes to his notice subsequently in course of his proceeding under this section. However, it should be noted that subject matter of any appeal, reference, revision cannot be covered by the assessing officer under section 147. तो देखिए इसका मतलब तो यही है ना कि ओरिजिनल जो भी असेसमेंट है उसको एस्केप किया गया, उसको एक तरीके से आपने क्या करा ही नहीं है पूरा का पूरा असेसमेंट। तो अगर आपने 143 सबसेक्शन 1 में, 143 सबसेक्शन 3, 144 जनरली बोल रहा है कि इसमें अगर ओरिजिनल असेसमेंट नहीं हुआ है तो तब जाके कौन सा प्रोविजन आ जाता है, ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का प्रोविजन आ जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है
ठीक, एंड विच कम्स टू इज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन. हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी अपील रेफरेंस रिवीजन कैन नॉट बी कवर्ड बाय असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 147. लेकिन कोई अपील में मैटर चल रहा है, कोई रिवीजन का मैटर चल रहा है, तो तब असेसिंग ऑफिसर इसको नहीं कवर करेगा 147 में. कुछ केसेस 147 के दे रखे हैं जिसमें क्या बोल रहा है कि टोटल इनकम क्या हो गई, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गई है, लेकिन असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी पिछले साल. तो इसका मतलब असेसमेंट ईयर में उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, ड्यू डेट आ गई, बिलेटेड रिटर्न का पार्ट आ गया, रिवाइज रिटर्न का पार्ट आ गया. देखिए मान के चलिए कि रिटर्न है वो उसने दिखाई, तो उसमें जानबूझ के उसने क्या कर दिया, अपनी इनकम को कम दिखा दिया, अपने लॉसेस को ज़्यादा दिखा दिया, डिडक्शन फालतू की ले ली, तो वो भी जनरली हो गया. और साथ में उसका असेसमेंट अगर नहीं हुआ हो, अब अगर देखिए अगर पिछले कहीं असेसमेंट हो गया तो आपको पता है कि वहाँ तो जनरली उसका असेसमेंट हो गया ना, उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकल गया, उसने दे दिया. लेकिन बोल रहा है कि कहीं पर भी उसका अगर असेसमेंट नहीं हुआ तो वो सेक्शन 147 पे आके अटकेगा. ठीक, तो यहाँ पे यही बोल रहा है सबसे पहले तो ऑल दो टोटल इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस कर गई. द असेसी फेल टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर. उस केस में उसने क्या करी, इनकम अपनी इनकम टैक्स की जो भी रिटर्न है वो फाइल नहीं करी, तो तब जाके क्या हो गया, ये एस्केपिंग असेसमेंट आ गया. इट इज़ फाउंड आउट बाय द एओ दैट असेसी हैज अंडरस्टेटेड हिज इनकम और हैज क्लेम्ड एक्सेसिव लॉस एग्जाम्पशन डिडक्शन और अलाउंस इन द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय हिम एंड नो असेसमेंट हैज बीन मेड. फिर देखिए असेसी हैज फेल्ड टू प्रोवाइड ए रिपोर्ट विद रिगार्ड टू एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच इज आउट टू डू बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 92E, जो कि उसको एक तरीके से दिखाने थे सेक्शन 92E के अकॉर्डिंग, और उसने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किए भी हैं, फिर भी जनरली वो क्या कर रहा है, अपनी रिपोर्ट में नहीं दिखा रहा था. फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट एनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 147, द AO इज रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू द असेसी टू ऑफर हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड. अब देखिए जब भी असेसमेंट करेगा कोई पर्सन, यानी जैसे AO करेगा, तो सामने वाले असेसी को एक ऑफर देगा कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, तो जनरली सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग देगा. सच नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड विद इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. देखिए इंपॉर्टेंट है कि एसएससी क्या करेगा, सामने वाले को सुनने का मौका देगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कितने साल दे रहा है वो, 4 साल दे रहा है. सच नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड किया जा सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. उसके बाद जनरली क्या है, ये नोटिस वो नहीं दे पाएगा. तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्लोज हुआ 2021, तो इसका मतलब क्या हुआ 21-22, एक मिनट, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25. तो 31 मार्च 25 तक जनरली क्या करेगा, वो नोटिस दे सकता है. एज पर सेक्शन 153 टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्पिटेशन अंडर सेक्शन 147 इज 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व. ठीक है, तो देखिए इसमें तो बहुत टाइम है आराम से, क्योंकि 4 साल के अंदर नोटिस दिया जा सकता है. और उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि असेसमेंट कंप्लीट करने का जो टाइम है वो क्या है, 9 महीने. उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, मान के चलिए कि अगर नोटिस 2022-23 में दिया है, तो उसका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या है, 31 मार्च 23. उसके अगले 9 महीने में असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा. फर्दरमोर वेयर द नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज सर्व्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 19, द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द असेसमेंट इज 12 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज सर्व. तो एक तरीके से लेटेस्ट पार्ट है आपका 9 मंथ, और उससे पहले जनरली क्या था, 12 महीने का पार्ट था. अगर जो नोटिस सर्व किया गया था 1 अप्रैल 19 को या उसके बाद, अच्छा ये उससे पहले का है जनरली, तो वेयर द नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज सर्व्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19 को या उसके बाद, तो टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है असेसमेंट की और 12 महीने कर दी गई है. तो देखिए वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट है मैंने कवर नहीं करे थे, मैंने तो ऐसे ही बीच में बता दिए. तो जनरली मैंने इसको भी रीड नहीं किया था, तो मैंने वर्बली आपको रीड करके बता दिया. तो जहाँ भी मिस्टेक हुई होगी आप देख लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा आपका पार्ट आता नहीं है, तो आपको ऊपर ऊपर से जनरली कवर करने की ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए जब मैंने पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देखे तो इतना ज़्यादा आपका पार्ट आएगा भी नहीं. आप देखिए दिसंबर 19, जून 19, फिर उसके बाद ये जून 19 का आ रहा है, एक मिनट, फिर देखिए ये रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. इस तरीके से आ रहे हैं बेसिक से. सुगम को क्या बोला जाता है, वैसे ही बोल दिया कि एडवांस टैक्स की जमा कराने की क्या है. तो नॉर्मल आपके केसेस ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो आप इसी तरीके से सिंपल पार्ट करिए. वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोविजन सेक्शन कवर करा दिए, जितने तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे भी नहीं आते थे, मैंने पर्टिकुलर रीड करके आपको बता दिए. इतने सारे सेक्शन कवर होते हैं. अब इसी तरीके से अगली यूनिट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ तो आपका सारा पार्ट पूरा हो चुका है. लेकिन हाँ याद रखना कि एमसीक्यूज जो हैं इससे रिलेटेड ई फाइलिंग के और एडवांस टैक्स के, वो भी प्रोवाइड कराऊंगा. ये जो जनरली मैंने कवर कर रखे हैं, तो इनको जरूर आप कवर कर लेना. कुछ आंसर तो आपने देख भी लिए होंगे, पर कोई बात नहीं,
बिना देखे एक बार सॉल्व जरूर करना, और सॉल्व PDF और इसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको मिल जाएगा अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।